Hey guys, welcome to Enrich Minds YouTube channel. I am Preksha Jain, back with class 11th biology, and today in this video we are going to study about the chapter 20 locomotion and movement. So वीडियो के स्टार्टिंग के पहले वीडियो का अगर इंट्रोडक्शन दूं तो जैसे आपने अगर अर्लियर वीडियोस देखे हुए हैं एंड इनकेस नहीं देखा है तो अभी आप जाकर देखिए स्टार्टिंग के फ्रॉम 1 to 19 चैप्टर पूरे सीक्वेंस वाइज आपको वीडियोस एनरिच माइंड चैनल पे मिल जाएंगे। क्लियर है ना? सो अगर आप वो वीडियोस देखे हुए हैं तो आपको आइडिया होगा कि कैसे हम लाइन बाय लाइन्स पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं एंड उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जो इस चैप्टर से प्रोबेबली आ सकते हैं 11th क्लास में, एंड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक हम ब्रीफ लुक ले लेते हैं जो कि नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। साथ साथ हम ना चैप्टर में जितने भी डायग्राम्स आते हैं उनको भी क्लियर करते चलते हैं, क्योंकि अगर आप अर्लियर कुछ पेपर्स देखोगे नीट के तो आप उसमें देखोगे कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं एंड साइंस और बायोलॉजी में डायग्राम्स जब तक नहीं होते हैं तब तक आंसर कंप्लीट नहीं हो सकता। यहाँ पर जो चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट वो स्टार्ट करते हैं हम सेम पैटर्न के साथ, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, लाइन बाय लाइन रीडिंग। टाइटल जो है उसमें ही एक क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज लोकोमोशन, सेकंड क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज मूवमेंट एंड थर्ड क्वेश्चन ये हो जाएगा हाउ इज लोकोमोशन डिफरेंट फ्रॉम मूवमेंट। सो लोकोमोशन का मतलब क्या हो गया? इट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक प्लेस से अनदर प्लेस मूव कर रहा है जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, सो ये सब क्या शो करेगा? लोकोमोशन शो करेगा। देन मूवमेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी विजिबल चेंज हो रहा है पोजीशन में, आइदर बाय मूविंग इट्स प्लेस और अपनी ही ओरिजिनल प्लेस पे ही अगर कोई भी विजिबल चेंज होता है ना, दैट इज इनके अगर हम एग्जांपल लें तो जो मूवमेंट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो ऑटोनॉमिक होती है, सेल्फ सस्टेन है दैट, एंड जो नॉन लिविंग की होती है वो इंड्यूस्ड है और एक्सटर्नल फोर्स से होती है। सो मूवमेंट का मतलब बेसिकली हो जाता है ना कि जैसे अगर आप बैठे बैठे ही हैंड्स को मूव कर रहे हो, आपकी फिंगर्स फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ये हाइलाइटर को ऐसे मूव कर रही हूँ, सो इसमें क्या हो रहा है ना, फिंगर्स में मूवमेंट हो रही है। क्लियर हुआ? बट लोकोमोशन कब होगा? जब एक प्लेस से मैं हैंड को दूसरे प्लेस पर ले गई या फिर मेरी पोजीशन जो है वो अगर एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक चेंज हो रही है वो आता है लोकोमोशन में। एंड सिर्फ मूवमेंट जो हो रहा है ना, जनरली कोई भी बॉडी पार्ट्स अगर मूव कर रहा है, तो एग्जांपल जो क्वेश्चन आ जाता है ना हाउ इज लोकोमोशन डिफरेंट फ्रॉम मूवमेंट, तो उसमें क्या होता है कि लोकोमोशन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बॉडी का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट मूवमेंट के केस में क्या हो रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना वो बॉडी पार्ट का हो रहा है बट ओरिजिनल पोजिशन जो है उसकी वो फिक्स्ड है। क्लियर हुआ ना? यहाँ पर जो पर्सन की ओरिजिनल पोजीशन है वो फिक्स रहेगी बट बॉडी के डिफरेंट पार्ट जो है वो मूव कर रहे हैं। सो ये हो जाता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, हाउ आर दे डिफरेंट। नाउ लेट्स सी दिस टॉपिक। मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ लिविंग बींग्स। लिविंग बींग का सिग्निफिकेंट फीचर है मूवमेंट। एनिमल्स एंड प्लांट्स एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स। सो एनिमल्स जो है तो उनमें तो मूवमेंट एंड लोकोमोशन दोनों होता है, बट प्लांट्स जो है ना उनमें सिर्फ मूवमेंट्स होती हैं। काफी डिफरेंट टाइप के मूवमेंट्स जो है वो एनिमल एंड प्लांट्स दोनों में प्रेजेंट होती हैं। Streaming of protoplasm in the unicellular organisms like amoeba is a simple form of movement। तो जो प्रोटोप्लाज्म स्ट्रीम कर रहा है ना वो भी एक टाइप से मूवमेंट है। मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजिला एंड टेंटिकल्स आर शोन बाय मेनी ऑर्गेनिज्म। एंड सीलिया मूव कर रहा है, फ्लैजिला या फिर जो टेंटिकल्स होते हैं ये सबकी ही मूवमेंट जो हो रही है ना ऑर्गेनिज्म में, ये किसके अंदर आ रहा है? मूवमेंट ही है। ह्यूमन बींग्स कैन मूव लिम्स, जॉज, आईलिड्स, टंग एक्सेट्रा। सो ह्यूमन बींग के जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, टंग है, आईलिड्स हैं, जॉज हैं या फिर लिम्स हैं, ये सब मूवमेंट शो करते हैं। सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट इन द चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन। एंड कुछ मूवमेंट जो है जैसे लिम्स, हाइंड लिम्स की जो मूवमेंट है उसमें क्या होगा, उससे क्या होगा, जो लोकेशन या फिर प्लेस है किसी पर्सन और इंडिविजुअल की वो चेंज होगी। सच वॉलंटरी मूवमेंट्स आर कॉल्ड लोकोमोशन। सो ऐसी वॉलंटरी मूवमेंट जो होती है उनको क्या बोलते हैं? लोकोमोशन बोलते हैं। वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग आर ऑल सम फॉर्म्स ऑफ लोकोमोटरी मूवमेंट। सो ये सारे जो फॉर्म्स हैं, वॉक कर रहे हो उसमें प्लेस और लोकेशन चेंज होगा, रनिंग में, क्लाइंबिंग में, फ्लाइंग में, स्विमिंग में, सब में ही जो लोकेशन है वो चेंज होगी। दैट इज वाई ये सबके इसमें आ जाते हैं लोकोमोटरी मूवमेंट्स में या फिर लोकोमोशन में। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नीड नॉट टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ द मूवमेंट। सो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना वो ऐसा नहीं है कि जो मूवमेंट कॉज कर रहे हैं स्ट्रक्चर्स उनसे कुछ डिफरेंट होते होंगे। फॉर एग्जाम्पल इन पैरामीशियम सीलिया हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ फूड
थ्रू साइटोफेरेंक्स एंड इन लोकोमोशन एज वेल। जैसे कि पैरामीशियम में सीलिया जो है ना वो मूवमेंट शो कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, फूड जो है वो साइटोफेरेंक्स के थ्रू बॉडी के अंदर जा रहा है, साथ साथ सीलिया से जो है वो पैरामीशियम की लोकोमोशन में भी हेल्प कर रहा है। हाइड्रा कैन यूज इट्स टेंटिकल्स फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे एंड ऑल्सो यूज देम फॉर लोकोमोशन। तो दैट मीन इसकी मूवमेंट एंड लोकोमोशन के लिए कोई डिफरेंट ऑर्गन और स्पेसिफिक ऑर्गन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सेम ऑर्गन लोकोमोशन एंड मूवमेंट कॉज कर सकती है। वी यूज लिम्स फॉर चेंजेस इन बॉडी पोस्चर एंड लोकोमोशन एज वेल। एंड हम क्या यूज करते हैं, ह्यूमंस में लिम्स, हैंड एंड लेग का यूज करते हैं बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने के लिए एंड लोकोमोशन के लिए भी। द अबव ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट मूवमेंट एंड लोकोमोशन कैन नॉट बी स्टडीड सेपरेटली। सो इसलिए यहाँ पर एक चीज क्लियर हो जाती है कि मूवमेंट एंड लोकोमोशन को अलग अलग तो नहीं पढ़ सकते, दोनों साथ साथ हो रहा है तो साथ ही हमें पढ़ना है ये टॉपिक। The two may be linked by stating that all locomotions are movement but all movements are not locomotion. So ये statement जो है कि जितनी भी locomotion है वो कब कॉज होगी, जबकि मूवमेंट होगा, बट सारी मूवमेंट्स लोकोमोशन हो ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या हुआ, हम जब यहाँ पर अंडरलाइन कर रहे हैं या फिर आप जब नोट कर रहे हो, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर रहे होगे आई गेस, तो आप जब इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट्स कर रहे हो ना, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर रहे हो, उस कंडीशन में आपका हैंड मूव कर रहा है। सो वो जो हैंड क्या शो कर रहा है, मूवमेंट शो कर रहा है। बट अगर आप अभी उठ के यहाँ से चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, वो लोकोमोशन होगा, क्योंकि आपकी प्लेस चेंज होगी उस कंडीशन में। तो सारे ही लोकोमोशन जो हैं वो कब होंगे, जबकि मूवमेंट होगा, बट सारे मूवमेंट्स में लोकोमोशन हो वो पॉसिबल नहीं है और वो जरूरी भी नहीं है। मेथड्स ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म्ड बाय एनिमल्स वेरी विथ देयर हैबिटेट्स एंड डिमांड ऑफ द सिचुएशन। तो जो लोकोमोशन हो रहा है ना उसकी मेथड जो एनिमल्स परफॉर्म करते हैं वो हैबिटेट्स पे डिपेंड करती है एंड सिचुएशन की डिमांड पे डिपेंड करती है। हाउएवर लोकोमोशन इज जनरली फॉर सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, मेट, suitable breeding grounds, favorable climatic conditions or to escape from enemies or predators. So जो लोकोमोशन है वो जनरली क्यों होता है, फूड की सर्च के लिए, शेल्टर के लिए, या फिर ब्रीडिंग ग्राउंड्स फाइंड आउट करने के लिए, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस क्योंकि क्लाइमेट चेंज होता है, सो उसके लिए भी क्या होता है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन शो करते हैं सर्टेन ऑर्गेनिजम्स। नाउ द टॉपिक कम्स टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट शो करते हैं। सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट 3 मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट, नेमली अमीबॉइड, सीलियरी एंड मस्कुलर। सो जो ह्यूमन बॉडी की सेल्स होती है ना उसमें भी 3 टाइप्स के मूवमेंट शो होते हैं जनरली। एक होता है अमीबॉइड, दूसरा होता है सीलियरी एंड थर्ड होता है muscular. Some specialized cells in our body like macrophages and leukocytes leukocytes in blood exhibit amoeboid movement. So macrophages and leukocytes जो blood में होते हैं वो क्या शो करते हैं, amoeboid movement शो करते हैं, amoeba like movement. It is affected by pseudopodia formed by the streaming of protoplasm as in amoeba. So ये किससे अफेक्ट होते हैं, जो pseudopodia फॉर्म होता है ना प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग से, similarly in amoeba, so उससे अफेक्ट होते हैं। Then cytoskeletal elements like microfilaments are also involved in amoeboid movement and body में जो cytoskeletal elements होते हैं जैसे कि microfilaments हैं वो भी amoeboid movement में involve होते हैं। So basically क्या हो गया, macrophages, leukocytes and cytoskeletal elements. Then ciliary movements कौन शो करे, ciliary movement occurs in most of the internal tubular organs which are lined by ciliated epithelium. जो ciliary movement कौन शो कर रहा है यहाँ पे, जिस भी इंटरनल ऑर्गन में सीलिएटेड एपिथेलियम होगा वो सभी सीलियरी मूवमेंट शो करेंगे। The coordinated movement of cilia in the trachea helps us in removing dust particle and some of the foreign substance inhaled along with the atmospheric air. अब जो ciliated movement है ना उसमें क्या होता है कि coordinated movement होगी जब cilia की trachea में, so उससे dust particle जो है वो trap हो जाते हैं and lungs तक नहीं जाते हैं। तो foreign particles जो रहेंगे ना वो inhale तो हो गए नेजल चैम्बर से, बट उसके बाद लंग्स में जाएंगे तो वो हार्मफुल हो सकता है, इसीलिए जो सीलिया होता है वो उसको ट्रैप कर लेता है। पैसेज ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय द सीलियरी मूवमेंट एंड फेलोपियन ट्यूब्स में भी सिंपली या फिर जो पैसेज हो रहा है ओवा का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक वो भी किससे हो रहा है, सीलियरी मूवमेंट के थ्रू हो रहा है। मूवमेंट ऑफ लिम्स, जॉज, टंग एक्सेट्रा रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट एंड जो थर्ड टाइप ऑफ मूवमेंट है मस्कुलर मूवमेंट वो कहाँ पर होती है, लिम्स, जॉज एंड टंग में।
The contractile property of muscles are effectively used for locomotion and other movements by human beings and majority of multicellular organism. So जो contractile property होती है ना मसल्स की, कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, जिससे मूवमेंट होती है, so वो कहाँ पर इफेक्टिवली यूज होती है? लोकोमोशन में एंड मूवमेंट में. सो ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी है ये काफ़ी सारे जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी शो करते हैं. लोकोमोशन रिक्वायर्स अ परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम. एंड लोकोमोशन में क्या रिक्वायर्ड होता है? कोऑर्डिनेटेड एंड परफेक्ट एक्टिविटी होती है मस्कुलर सिस्टम की, स्केलेटल सिस्टम के, न्यूरल सिस्टम की, जिसके बेसिस पर ही लोकोमोशन पॉसिबल होता है. अगर इसमें किसी एक में भी डिस्टर्बेंस होता है सो लोकोमोशन प्रॉपर नहीं होता. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ मसल्स, देयर स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्शन, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम. सो हमें इस चैप्टर में काफ़ी कुछ पढ़ने को मिलेगा. मसल्स का टाइप पढ़ेंगे हम, जो आपने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, बट यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल आ जाएगा. फिर उसके बाद मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो होता है जिसकी वजह से लोकोमोशन पॉसिबल है, एंड स्केलेटल सिस्टम जो बोन्स है, बोन्स का अरेंजमेंट है, वो भी यहाँ पर हम पढ़ते हैं. सो फर्स्ट टॉपिक जो है मसल्स वो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर. You have studied in chapter 8 that cilia and flagella are the outgrowths of cell membrane. So ये chapter 8 में पढ़ा हुआ है कि जो cilia and flagella होते हैं ना वो cell membrane के outgrowth हैं. Flagellar movement helps in swimming of spermatozoa, maintenance of water current in the canal system of sponges and in locomotion of protozoans like Euglena. So जो flagellar movement हो रहा है ना वो किस में help कर रहा है? spermatozoa को swim करने में, because flagella जो है टेल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है. सो टेल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर किस में करता है हेल्प? जनरली स्विमिंग में हेल्प कर रहा है. तो स्पर्मेटोजोआ के स्विमिंग में भी फ्लैजेला मूवमेंट हेल्प कर रहा है. देन कैनाल सिस्टम में जो वाटर करंट मैकेनिज्म को बैलेंस करना होता है ना, वाटर करंट जो होता है उन ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि वाटर में होते हैं जैसे कि स्पॉन्जेस हैं, तो वो मेसोडर्मल ओरिजिन के हैं. एंड वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? उनमें कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है. सो कैनाल सिस्टम की हेल्प से भी क्या है वो जो स्पॉन्जेस हैं वो लोकोमोशन शो करते हैं. एंड मसल्स इज स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन. सो मसल्स क्या है? मेसोडर्मल ओरिजिन के हैं, मेसोडर्म लेयर से ओरिजिनेट होते हैं. अबाउट 40 to 45% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ ह्यूमन एडल्ट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मसल्स. एंड बॉडी का जो 40 से 45% वेट है वो सिर्फ किसकी वजह से है? मसल से. दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज लाइक एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी. तो मसल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में क्या आ जाता है? एक्साइटेबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है, एक्सटेंसिबिलिटी है एंड इलास्टिसिटी है. दैट मीन्स कि इलास्टिसिटी तो सिंपल हो गया कि इलास्टिक नेचर शो कर रहे हैं, मसल्स स्ट्रेच हो जाते हैं. देन उसके बाद क्या है? कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही लोकोमोशन पॉसिबल होगा, क्योंकि मसल्स में अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी तो ये प्रॉपर जो मसल है वो शॉर्ट होगी या लॉन्ग होगी, सो उससे मूवमेंट पॉसिबल है. देन जो एक्साइटेबिलिटी है उससे मतलब क्या हो जाता है कि जो एनर्जी स्टोर्ड होती है ना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के फॉर्म में, वो डिफरेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस. सो इसकी वजह से क्या एक्साइटेशन होता है. सो दैट इज एक्साइटेबिलिटी. एंड अदर जो प्रॉपर्टीज आती है उनमें एक्सटेंसिबिलिटी जो है, सो दैट इज कि मसल्स जो है वो एक्सटेंसिव स्ट्रेच हो जाती हैं. सो दैट कम्स इन द एक्सटेंसिबिलिटी. Muscles have been classified using different criteria, namely location, appearance and nature of the regulation of their activities. तो muscles को different basis पे divide किया हुआ है कि criteria कैसा, कहाँ पर location है, appearance कैसा है, या फिर regulation जो activity regulate कर रहे हो उसके basis पर. सो यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ मसल्स पढ़ने से पहले मसल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं कि मसल टिश्यू जो है वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट टिश्यू है ह्यूमन बॉडी में, या फिर मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में भी. ह्यूमंस में एंड एनिमल्स में ह्यूमन बॉडी में 639 सेपरेट मसल्स होती हैं जो कि मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. देन मसल्स की स्टडी को बोलते हैं मायोलॉजी. मसल सारी ही क्या है? मेसोडर्मल ओरिजिन के हैं, एक्सेप्ट द आइरिस एंड द सीलियरी बॉडी. आइरिस की मसल्स जो है एंड सीलियरी बॉडी जो है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन के होते हैं.
लार्जेस्ट मसल जो आती है वो होती है ग्लूटियस मैक्सिमस, दैट इज हिप मसल, लार्जेस्ट मसल होती है, और बिगेस्ट मसल। लॉन्गेस्ट मसल होती है बैक मसल, दैट इज सार्टोरियस। एंड जो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है वो जॉ मसल होती है, मेस्टर। एंड लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल जो है वो है क्या, रेक्टस एब्डोमिनस। एंड शॉर्टेस्ट मसल आती है स्टेपिडियल। सो बाकी सारे लोकेशन तो समझ आए, ग्लूटियस मैक्सिमस, लार्जेस्ट इज हिप मसल, सार्टोरियस longest is back muscle, or the strongest muscle is master, that is a jaw muscle. longest smooth muscle जो है वो rectus abdominis, that means the abdominal cavity में जो muscle है। and stapedial जो smallest shortest है वो है कहाँ पर, ear में। Now coming on to the types of muscles. So muscles अगर classified हैं यहाँ पर based on their location, 3 types of muscles are identified. Location के base पर 3 type है, skeletal, visceral and cardiac. Skeletal muscles are closely associated with the skeletal components of the body. जो skeletal muscle name से ही evident है कि skeletal component से associated होते हैं। They have a stripped appearance under the microscope and hence are called striated muscles. So इनके जब माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है skeletal muscle को तो उनमें क्या दिखता है, stripped appearance दिखता है, इसीलिए इस मसल्स को striated muscles भी बोलते हैं। As their activities are under the voluntary control of the nervous system, they are known as voluntary muscles. तो इनको क्या बोलते हैं, voluntary muscles भी बोलते हैं, because ये किसके अंडर कंट्रोल में होते हैं, नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं। They are primarily involved in locomotion actions and changes the body, change of the body posture. So जो skeletal muscles है वो किस में इन्वॉल्व है, लोकोमोटरी एक्शन में इन्वॉल्व है एंड बॉडी पॉस्चर मेंटेन करने के लिए इन्वॉल्व है। क्लियर हो गया। एंड ये जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उसका मेजर कंपोनेंट होता है वाटर एंड पोटेशियम, एंड पोटेशियम जो है वो मोस्ट अबंडेंट मिनरल एलिमेंट होता है मसल्स में। सेकेंड टाइप आता है विसरल मसल का। विसरल मसल्स आर लोकेटेड इन द इनर वॉल्स ऑफ द हॉलो विसरल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी लाइक द एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एक्सेट्रा। तो विसरल से क्लियर हो जाता है कि जो इंटरनल ऑर्गन्स होती हैं, हॉलो ऑर्गन्स होती हैं, उनमें प्रेजेंट होती है विसरल और स्मूथ मसल। दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्राइशन एंड आर स्मूथ इन अपीयरेंस। सो ये क्या है, इनमें कोई भी स्ट्राइशन नहीं होती है या फिर स्ट्रिप्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, स्मूथ अपीयरेंस होता है, जो स्मूथ मसल्स नेम है। हेंस दे आर कॉल्ड एज स्मूथ मसल्स और नॉन स्ट्राइशेड मसल्स। तो स्मूथ अपीयरेंस है, स्ट्रिप्स नहीं है, सो हो गया नॉन स्ट्राइशेड, एंड स्ट्रिप्स नहीं होने की वजह से स्मूथ अपीयरेंस है, दैट इज वाई हो गया स्मूथ मसल्स। देयर एक्टिविटीज आर नॉट अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड आर देयरफॉर नोन एज वॉलंटरी एंड देयरफॉर known as involuntary muscles. So ये जो एक्टिविटीज होती है ना, ये वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होती है नर्वस सिस्टम के सॉरी स्मूथ मसल्स जो होती है उसका कंट्रोल जो है वो नर्वस सिस्टम के वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होता है, दैट इज वाई दे आर नोन एज इनवॉलंटरी मसल्स। दे असिस्ट फॉर एग्जांपल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड गैमेट्स थ्रू द जेनाइटल ट्रैक्ट। तो इसका कहाँ पर हेल्प है, जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है स्मूथ मसल्स में, जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं फूड का, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्मूथ मसल्स। देन गैमेट्स का जो ट्रांसफर होता है जेनाइटल ट्रैक्ट्स के थ्रू, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या, स्मूथ मसल्स। देन उसके बाद थर्ड आता है क्या, कार्डियक मसल्स। एज द नेम सजेस्ट कार्डियक मसल्स आर द मसल्स ऑफ हार्ट। तो हार्ट के मसल्स को बोलते हैं कार्डियक मसल्स। मेनी कार्डियक मसल सेल assemble in a branching pattern to form a cardiac muscles। तो काफी सारे जो कार्डियक मसल्स होते हैं ना, मसल सेल्स होते हैं, वो असेंबल हो जाते हैं ब्रांचिंग पैटर्न में एंड बनाते हैं क्या, कार्डियक मसल। बेस्ड ऑन अपीयरेंस कार्डियक मसल्स आर स्ट्राइशेड, दे आर सॉरी तो अपीयरेंस के बेसिस पर कार्डियक मसल्स कैसे होते हैं, स्ट्राइशेड होते हैं, दैट मीन्स कि इनमें स्ट्रिप्स होते हैं। दे आर वॉलंटरी इनवॉलंटरी इन नेचर एज द नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल देयर एक्टिविटीज डायरेक्टली। सो नर्वस सिस्टम जो है वो कार्डियक मसल्स को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता, इसलिए भी किस नेचर के होते हैं, इनवॉलंटरी नेचर के होते हैं। लेट अस एग्जामिन अ स्केलेटल मसल इन डिटेल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। सो यहाँ पर अब डिटेल में देखते हैं कि जो स्केलेटल मसल में कैसा स्ट्रक्चर होता है या फिर मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कैसा होता है।
Each organized skeletal muscle in our body is made of number of muscle bundle or fascicles held together by a common collagenous connective tissue layer called the fascia. So हर एक जो organized skeletal muscles होती है ना बॉडी में, वो किससे बन रही होती है? नंबर ऑफ मसल बंडल्स या fascicles से बनती है. एंड ये जो fascicles हैं वो एक कनेक्टिव टिश्यू जो कि कोलेजनस नेचर का होता है, जिसको बोलते हैं fascia, उससे ज्वाइन हो जाती है. ईच मसल बंडल कंटेन अ नंबर ऑफ मसल फाइबर, एंड हर एक मसल में क्या होता है? बहुत सारे मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं. Each muscle fiber is lined by the plasma membrane called the sarcolemma, and हर एक जो मसल फाइबर होगा वो किससे लाइंड होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. एंड मसल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं सार्कोलीमा. अब ये जो सार्कोलीमा होती है ये क्या कर रही है? दिस इनक्लोज द सार्कोप्लाज्म. तो यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म होता है उसको क्या बोल दिया? सार्कोप्लाज्म. तो मसल में स्पेसिफिकली जो मेम्ब्रेन है दैट इज सार्कोलीमा, एंड जो द प्रोटोप्लाज्म है इट विल बी सार्कोप्लाज्म. मसल फाइबर इज अ सिंसाइटियम एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन्स मेनी न्यूक्लियाई. सो मसल फाइबर कैसा होता है? सिंसाइटियम होता है क्योंकि सार्कोप्लाज्म में बहुत सारी न्यूक्लियस प्रेजेंट होती हैं. तो सिंसाइटियम का मीनिंग क्या हो जाता है ना कि वो कंडीशन होती है बायोलॉजी में जब जो मास ऑफ साइटोप्लाज्म है उसमें बहुत सारी न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियाई हो जाता है जो कि, एंड एनक्लोजिंग मेम्ब्रेन जो होती है ना वो भी प्रेजेंट होती है. बट कोई इंडिविजुअल सेल नहीं होती क्योंकि यहाँ पर सेल इंडिविजुअल नहीं है, वो सब कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? मसल बना रहे हैं. सो मसल फाइबर कैसा रहेगा? सिंसाइटियम, जिसमें कि बहुत सारी न्यूक्लियाई हैं. सो ये एक और फीचर हो गया. द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन. तो यहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको क्या बोल देते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंड वो क्या स्टोर कर रहा है? कैल्शियम आयन को स्टोर करता है. अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मसल फाइबर इज द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स इन द सार्कोप्लाज्म कॉल्ड द मायोफिलामेंट और मायोफाइब्रिल्स. अब इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मसल फाइबर का जिसमें कि क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स जो होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? मायोफिलामेंट्स या फिर मायोफाइब्रिल्स. तो ये प्रेजेंट होते हैं. Each myofibril has alternate dark और light bands on it, and ये जो myofibrils होते हैं ना उनमें alternate dark and light band present होता है. A detailed study of myofibril has established that the striated appearance is due to the distribution pattern of the two important protein actin and myosin. So ये myofibril में dark and light band क्यों आ रहे हैं? Presence of the actin and myosin. So actin and myosin protein present होने की वजह से ये बैंड का फॉर्मेशन होता है, स्ट्रिप्स दिखते हैं. दैट इज वाई स्केलेटल मसल को स्ट्राइशेड मसल भी बोलते हैं. द लाइट बैंड कंटेन्स एक्टिन एंड इज कॉल्ड आई बैंड. सो यहाँ पर हम और ज्यादा मायोफाइब्रिल के स्ट्रक्चर पे जाने से पहले मसल फाइबर का जो स्ट्रक्चर है उस पर देख लेते हैं कि स्केलेटल मसल जो है वो काफी सारे मसल बंडल से मिलकर बनी हुई है. जो हर एक मसल बंडल है उससे मिलकर बन रही है. अब ये जो मसल बंडल होते हैं ना ये सराउंडेड किससे है? फैसिका से सराउंडेड होते हैं मसल बंडल, एंड इसको पेरीमाइसियम बोलते हैं. देन उसके बाद ये जो पार्ट है ये आउटर मोस्ट लेयर क्या हो गई? एपीमाइसियम. आउटर मोस्ट है एपीमाइसियम, एंड यहाँ जो मिडिल में आएगी वो हो जाएगी क्या? पेरीमाइसियम. देन जो ईच फेसिकल और मसल बंडल है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? मसल फाइबर या फिर मसल सेल. ये जो इंडिविजुअल एक एक सेल दिख रहे हैं ना आपको ये क्या हो जाएगा? मसल फाइबर या फिर मसल सेल. मसल सेल्स में जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाती है? सार्कोलीमा. इनसाइड जो लिक्विड प्रेजेंट होगा, फ्लूइड प्रेजेंट होगा, दैट विल बी सार्कोप्लाज्म. इसमें ही क्या होता है? बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे, दैट इज वाई इट इज सिंसाइटियम. इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, दैट इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड इट कंटेन्स कैल्शियम आयन, और कैल्शियम आयन को स्टोर करता है ये. क्लियर हुआ. एंड ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो इन मसल फाइबर के सराउंडेड में रहती हैं. और मसल फाइबर और ईच मसल सेल इज कॉल्ड मायोसाइट. सो हर एक जो मसल सेल है उसको क्या बोलते हैं? मायोसाइट. ठीक है. उसके बाद अब हम देख लेते हैं मायोफाइब्रिल्स के बारे में. तो मायोफाइब्रिल क्या है? डार्क एंड लाइट बैंड शो कर रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन. एंड जो लाइट बैंड है उसमें क्या है? एक्टिन है, उसको बोलते हैं आई बैंड or the isotropic band, whereas the dark band called the A or anisotropic band contain myosin. So actin क्या बना रहा है? एक्टिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आई बैंड बनाने के लिए, एंड
जो कि लाइट बैंड है, और डार्क बैंड कौन बनाता है, ए, और एनाइसोट्रोपिक बैंड बनाता है कौन, मायोसिन। सो एक्टिन हो गया लाइट प्रोटीन एंड मायोसिन हो गया डार्क प्रोटीन। उसके बाद है both the proteins are arranged as rod-like structure parallel to each other and also to the longitudinal axis of the myofibrils। so दोनों जो प्रोटीन है ना, एक्टिन एंड मायोसिन, सो ये कैसे अरेंज होते हैं, रॉड लाइक फॉर्मेट में अटैच हो जाते हैं एंड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में। एक्टिन फिलामेंट्स आर थिनर एज कंपेयर टू द मायोसिन फिलामेंट्स। एक्टिन प्रोटीन के जो फिलामेंट्स है ना, वो मायोसिन के कंपैरिजन में थिन होते हैं। हैंस आर कॉमनली नोन कॉल्ड द थिन एंड थिक फिलामेंट रिस्पेक्टिवली। इसीलिए इनको थिन फिलामेंट फॉर एक्टिन एंड थिक फिलामेंट फॉर मायोसिन भी नेम है। In the center of the eye band is an elastic fiber called Z line। so अब ये दोनों जो आई बैंड, यहाँ पर अगर हम डायग्राम देखें, सो क्या हुआ कि ये ए बैंड एंड आई बैंड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ए बैंड कौन सा है, एनाइसोट्रोपिक बैंड है, जो कि किससे बन रहा है, डार्क बैंड है, बन रहा है मायोसिन से। सो ये फॉर्म हुआ ए बैंड इस रीजन में। तो मायोसिन प्रोटीन हो गया एंड एक्टिन प्रोटीन जो आई बैंड फॉर्मेशन हो रहा है वो किससे हो रहा है, ये हो गया एक्टिन प्रोटीन से। इन दोनों के बीच में इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड इज द इलास्टिक फाइबर कॉल्ड जेड लाइन। तो ये आई बैंड के बीच में ये क्या है, इलास्टिक फाइबर है, जेड लाइन है। द थिक फिलामेंट इन द ए बैंड आर ऑल्सो हेल्ड टुगेदर in the middle of the band by a thin fibrous membrane called the M line। एंड ये जो थिक फिलामेंट्स होते हैं ना ए बैंड के, थिक फिलामेंट जो ए बैंड के हैं वो भी एक लाइन से ज्वाइन होते हैं जिसको बोलते हैं क्या, एम लाइन। द ए एंड आई बैंड आर अरेंज्ड अल्टरनेटली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मायोफाइब्रिल्स। सो ये जितना भी लंबा मायोफाइब्रिल होगा ना, सो ए बैंड एंड आई बैंड और ए बैंड दैट मीन्स कि एक्टिन प्रोटीन एंड मायोसिन प्रोटीन अल्टरनेटिवली अरेंज्ड होते हैं। The portion of the myofibril between two successive Z line is called as the functional unit of the contraction and is called sarcomere। So ये जो A band and I band से formation हो रहा है उसमें I band के बीच में जो Z line present है, तो दो Z line के बीच का जो difference है ना वो क्या होता है, sarcomere होता है, जो कि contraction and relaxation की क्या है, functional unit होती है। In resting state, the edges of thin filament on either side of the thick filament partially overlaps the free end of the thick filament, leaving the central part of the thick filament। So जो resting state रहेगी ना उसमें क्या होता है कि ये जो light प्रोटीन है या फिर I band है और A band है, so I band और A band के केस में जो एक्टिन प्रोटीन है ना और मायोसिन प्रोटीन है वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं एंड एक्टिन प्रोटीन जो है वो इस Z लाइन से टच्ड होता है। सो इस कंडीशन में जब वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं तो यहाँ बीच में एक स्पेस बच जाती है। सो ये जो स्पेस बच रही है, सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट दैट इज नॉट ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट इज कॉल्ड एज जोन। सो ये स्पेस कब बच रही है, जबकि यहाँ पर ओवरलैपिंग तो है बट पार्शियल ओवरलैपिंग है, जिसकी वजह से बीच में एक नॉन ओवरलैप्ड स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको बोलते हैं क्या, एज जोन। सो ये हो गया क्या, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। और द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है तो फर्स्ट वन जो है वो है एनाटॉमी ऑफ मसल फाइबर शोइंग अ सार्कोमियर। सो यहाँ पर भी सार्कोमियर दिख रहा है, ये क्या हो गया, जेड लाइन हो गई। ठीक है, जेड लाइन हो गई। अब जेड लाइन के पास दोनों साइड क्या है, ये एक्टिन प्रोटीन है। सो यहाँ पर क्या हो गया, हम इसको भी लेबल कर लेते हैं, दिस रीजन इज अ जेड लाइन। नाउ दिस रीजन इज आई बैंड। डार्क रीजन कौन सा हो गया, इट इज ए बैंड एंड इसमें बीच में कौन सी जोन प्रेजेंट है, एच जोन। और सेकेंड जो है वो एक सार्कोमियर का डायग्राम भी यहाँ पर गिवन है। सो ये चीज क्लियर हो रही है कि यहाँ पर एक्टिन एंड मायोसिन क्या क्या हो गए, ये जो बॉल्स काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है ये किसका है, एक्टिन। देन उसके बाद ये जो स्ट्रेट डार्क और थिक प्रोटीन है वो हो गया क्या, मायोसिन। सो एक्टिन एंड मायोसिन की कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिन प्रोटीन एंड मायोसिन प्रोटीन, कि एक्टिन क्या फंक्शन प्ले कर रहा है, मायोसिन क्या फंक्शन प्ले कर रहा है, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ एक्टिन प्रोटीन, व्हाट इज द रोल ऑफ मायोसिन प्रोटीन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिन एंड और मायोसिन प्रोटीन, एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर, व्हाट इज सार्कोमियर, एंड दीज डिफरेंट जो सिंपल टर्म्स है ना इनकी डेफिनेशन दी कि आई बैंड क्या है, जेड लाइन क्या है, ये सारा कुछ भी यहाँ पर पर्टिकुलर टॉपिक में
इंपॉर्टेंट है। सो मायोफाइबर की स्टडी हो गई, हमने मसल फाइबर जो उसको देख लिया, एंड यहाँ पर थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट हो गए। अभी बात आती है क्या, ये जो प्रोटीन हमने पढ़े एक्टिन एंड मायोसिन इसके स्ट्रक्चर की। सो वो टॉपिक है क्या, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, दैट मीन्स एक्टिन एंड मायोसिन। सो एक्टिन एंड मायोसिन का यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। एक्टिन जो है वो थिन फिलामेंट है, एंड किस फॉर्म में होता है ये, एफ एक्टिन जो होते हैं फंक्शनल एक्टिन है, ट्रोपोमायोसिन होता है, ट्रोपोनिन होता है। सो ये जो एक्टिन्स होते हैं ना, ये एक चेन टाइप स्पाइरल बैंड बना लेते हैं, उसको कवर कौन कर लेता है, ट्रोपोमायोसिन, एंड ट्रोपोमायोसिन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं क्या, ट्रोपोनिन एट सम डिस्टेंस। एंड मायोसिन में क्या होता है कि दो चेन्स जो होती है ना वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, क्रॉस आर्म बनाते हैं, एंड इसका जो हेड पार्ट होता है उसमें ही प्रेजेंट होती है एक्टिन बाइंडिंग साइड एंड द एटीपी बाइंडिंग साइड। तो हेड जो है वो हैवी पार्ट होता है, एंड दैट इज वाई ये जो मायोसिन प्रोटीन है वो थिक होता है। एंड इवन ये जो है ना एक मायोसिन का मोनोमर है जिसको बोलते हैं मीरोमायोसिन। नाउ लेट्स हैव अ डिटेल्ड लुक ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। Each actin thin filament is made of 2F filamentous actin helically bound to each other. So actin protein जो है ना, actin protein का formation कैसे हो रहा है, यहाँ पर actin जो thin filament है वो किससे मिलके बन रहा है, F that is filamentous actin से मिलके ये बन रहा है। एंड ये जो filamentous actin की चेन होती है वो helically क्या है, बाउंड हो जाती है, मतलब ये चेन जो है हेलिक्स के फॉर्म में बाउंड हो जाती है एंड फॉर्म करती है a kind of tail. Each F actin is a polymer of monomeric G globular actins. And ये जो F एक्टिन है, जो फिलामेंटस एक्टिन है, वो किसका पॉलीमर है, वो ग्लोबुलर एक्टिन का, क्योंकि ये जो सिंगल चेन है ना ये क्या है, F एक्टिन है। ये F एक्टिन किससे मिलके बन रही है, ग्लोबुलर एक्टिन से मिलके ये F एक्टिन बना, एंड देन फिर ये जो F एक्टिन के मोनोमर यूनिट्स हैं ये कंबाइन होकर एक चेन बना रहे हैं, जो चेन हेलिकली बाउंड हो जाती है एंड बनाती है कंप्लीट protein actin. Two filament of another protein, tropomyosin, also run close to the F actins throughout its length. And जो tropomyosin एक another protein होता है ये भी रन करता है पूरे इस F एक्टिन के अलोंग, लेंथ वाइज ये इसके अलोंग रन कर रहा है। अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ द ट्रोपोमायोसिन। एंड यहाँ पर ये जो ट्रोपोनिन जो अनदर कंपोनेंट है वो भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस पे। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इरेगुलरली कहीं पर भी होगा, इक्वल डिस्टेंस पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ट्रोपोनिन ऑन ओवर द ट्रोपोमायोसिन। इन द रेस्टिंग स्टेट अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। अब जब रेस्टिंग स्टेट होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, जो सब यूनिट होंगी ना ट्रोपोनिन की वो क्या कर रहे हैं, एक्टिव बाइंडिंग साइट्स जो है मायोसिन की ऑन द एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट के ऊपर क्या है, मायोसिन के लिए एक्टिव बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होती हैं। तो वहां पर रेस्टिंग स्टेज में ट्रोपोनिन जो है वो उसको मास्क ओवर कर लेता है। तो ट्रोपोमायोसिन क्या होता है ना, 2 फिलामेंट्स होते हैं इस प्रोटीन के जो यहाँ पे रन कर रहे हैं, उसके ऊपर प्रेजेंट होता है ट्रोपोनिन जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, एंड इसमें 3 ग्लोबुलर पेप्टाइड्स होते हैं, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन सी। एंड रेस्टिंग स्टेज में क्या रहेगा, मसल फाइबर। तो ये जो सब यूनिट है ना ट्रोपोनिन की वो मायोसिन की एक्टिव साइट जो कि इस एक्टिन प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट है उसको मास्क कर लेता है और कवर कर लेता है। एंड जब ये पार्शियल ओवरलैपिंग होती है ना प्राइमरी मायोफिलामेंट्स की सेकेंडरी मायोफिलामेंट से, तो इससे ही क्या होता है, जो डार्क एपियरेंस होता है ना वो आता है ए बैंड्स में। एंड स्ट्रॉन्ग एफिनिटी जो है ट्रोपोनिन की कैल्शियम आयन के लिए, वही क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस को इनिशिएट करती है। सो ये हो गया 20.3 ए फिगर में एक्टिन का पूरा स्ट्रक्चर। Now let's see the structure of myosin. Each myosin thick filament is also a polymerized protein. So myosin भी क्या है, polymerized protein है। Many monomeric proteins called meromyosin constitute one thick filament, and बहुत सारे जो monomeric protein meromyosin है वो मिलके बनाते हैं एक thick filament of the myosin protein. Each meromyosin has two important globular head with a short arm and a tail, the former being called the heavy meromyosin. So इसमें क्या है, 2 पार्ट होते हैं, हेवी मीरोमायोसिन एंड लाइट मीरोमायोसिन। तो एक पार्ट क्या बना रहा है, हेड बनाता है, एंड दूसरा पार्ट बनाता है टेल। सो हेड कैसा है, ग्लोबुलर हेड है, शॉर्ट आर्म से बनता है, एंड ये होता है हेवी मीरोमायोसिन। एंड लेटर लाइट मीरोमायोसिन, एंड लेटर पार्ट जो क्या रहेगा, लाइट। द HMM दैट मीन्स द हेवी मीरोमायोसिन component, that is a head and short arm, projects outward at regular distance and angle from each other from the surface of the polymerized myosin.
सो अब इसमें ये जो हैवी पार्ट होता है, हेड पार्ट जो है वो, एंड उसके साथ साथ क्या जो शॉर्ट आर्म होती है वो आउटवर्ड प्रोजेक्ट करती है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे एंड रेगुलर डिस्टेंस पे, जिससे क्या होता है जो पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है वो एक क्रॉस आर्म स्ट्रक्चर बना लेते हैं। द ग्लोबुलर हेड इज एन एक्टिव ATPase एंजाइम एंड हैज बाइंडिंग साइट्स फॉर ATP एंड एक्टिव साइट्स फॉर एक्टिन। सो ये जो ग्लोबुलर हेड प्रेजेंट होता है मायोसिन प्रोटीन में, उसमें क्या होता है ATPase के लिए एक्टिव साइट है जिससे कि ATP वहां से बाइंड हो सकती है, एंड एक्टिन के लिए भी एक्टिव साइट्स यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट होती हैं जिससे कि ये एक्टिन से ज्वाइन होता है। एंड ट्रोपोनिन क्या कर रहा है, जो एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट है उसको कवर करता है। सो मायोसिन कैसे बन रहा है, दो पार्ट्स होते हैं इसके, ग्लोबुलर हेड है एंड टेल है, एंड इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो होती है मीरोमायोसिन। सो ये हो गया एक्टिन एंड मायोसिन, द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स ऑफ द मसल फाइबर। नाउ लेट्स सी द मैकेनिज्म ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन, कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में अब क्या क्या ये जो प्रोटीन्स हैं ये कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लियर है? Mechanism of muscle contraction is best explained by the sliding filament theory, which states that contraction of a muscle fiber takes place by the sliding of thin filament over the thick filaments. So ये जो muscle contraction का mechanism है ये सबसे best कैसे explain किया जा सकता है, with the help of sliding filament theory. Sliding filament theory में क्या हो जाता है ना कि muscles के हमने देखा कि दो प्रोटीन है, so उसमें muscle का जो contraction हो रहा है वो कैसे possible है कि thin filament जो होता है ना वो स्लाइड करता है थिक फिलामेंट के ऊपर। सो दैट मीन्स यहाँ पर थिक फिलामेंट हम बोल दें कि स्टैटिक है एंड थिन फिलामेंट का स्लाइडिंग हो रहा है। Muscle contraction is initiated by a signal sent by the central nervous system via motor neuron. So motor neuron क्या करेंगे, सबसे पहले central nervous system से signal को send करेंगे। अब motor neuron along with the muscle fiber connected to it constitute a motor unit, and motor neuron के साथ साथ जो muscle fiber है दोनों मिलके क्या बनाते हैं, motor unit बनाते हैं। The junction between a motor neuron and the sarcolemma of the muscle fiber is called the neuromuscular junction और मोटर एंड प्लेट। अब उसके बाद जो मोटर जंक्शन होता है किसके बीच में, मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलीमा। सार्कोलीमा क्या हो गया, मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन है दैट इज सार्कोलीमा। सो उसके बीच में एंड मोटर न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर एंड प्लेट। अ न्यूरल सिग्नल रीचिंग दिस जंक्शन रिलीजेस अ न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज एसिटाइलकोलिन व्हिच जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलीमा। अब जो न्यूरल सिग्नल जब पहुंचता है ना इस जंक्शन पे, तो वहां पर न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो गया, केमिकल सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल एसिटाइलकोलिन, जिससे कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है सार्कोलीमा में। दिस स्प्रेड्स थ्रू द मसल फाइबर एंड कॉज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस इनटू द सार्कोप्लाज्म। एंड जब इसे स्प्रेड होता है ना, यहाँ पर क्या हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ जो कि एसिटाइलकोलिन है जिससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है ये थ्रू आउट द मसल फाइबर स्प्रेड होता है जिससे कि कैल्शियम आयन में रिलीज होता है। सार्कोप्लाज्म में क्या हुआ, कैल्शियम आयंस रिलीज हो गए। अब कैल्शियम आयन रिलीज हुए तो सिंपली कैल्शियम आयन अगर रिलीज हो रहे हैं तो ऑलरेडी जो प्रेजेंट है उससे कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो गया। सो इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल लीड्स टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ऑन एक्टिन फिलामेंट एंड देयरबाय रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर मायोसिन। सो क्या हुआ, जब इंक्रीज हुआ कैल्शियम के लेवल में, सो उससे जो एक्टिन प्रोटीन के ऊपर ट्रोपोनिन ने मास्क करके रखा हुआ था ना मायोसिन की बाइंडिंग साइट, वो क्या हो जाती है, वो रिमूव हो जाता है। एंड ये जो मायोसिन की एक्टिव साइट एक्टिन पे आके बाइंड करने लगती है। यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस, द मायोसिन हेड नाउ बाइंड्स टू द एक्सपोज्ड एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज। अब उसके बाद ये जो एनर्जी है एटीपी से आती है उसको यूटिलाइज करके जो मायोसिन हेड है वो क्या करता है, एक्सपोज्ड एक्टिव साइट से जो एक्टिन पे प्रेजेंट थी ना उससे बाइंड करता है एंड क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करता है। सो इतना जो प्रोसेस हुआ उसको हम अगर डायग्रामेटिकली देखें तो यहाँ पर क्या हुआ कि मसल्स में क्रॉस ब्रिज, यहाँ पर ये देखो एक्टिन फिलामेंट, इस मायोसिन, ये जो मायोसिन का स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ग्लोबुलर हेड एंड टेल। सो ये हो गया जो अटैच्ड होता है मसल फाइबर से, यहाँ पर प्रेजेंट है। एंड एक्टिन फिलामेंट क्या करेगा, इसके ऊपर स्लाइड करेगा। सो एक्टिन के ऊपर क्या प्रेजेंट थी, ट्रोपोनिन जो था जो कि एक्टिन मायोसिन बाइंडिंग साइट को मास्क किए हुआ था। तो जब कैल्शियम रिलीज हुआ, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हुआ। सो यहाँ पर क्या हुआ, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होने से ये ट्रोपोनिन साइट जो है वो रिमूव हुई एंड एक्टिव जो एक्टिव बाइंडिंग साइट थी वो ओपन हुई
एंड फॉर्म हुआ ये कॉम्प्लेक्स, जो क्रॉस ब्रिज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है वो फॉर्म हुआ। अब क्रॉस ब्रिज जब फॉर्म्ड हुआ तो उसके बाद क्या होता है, दिस पुल्स द अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड द ए बैंड, एंड जब ये अटैच हुआ ना तो ये क्या करेगा, एक्टिन को ए बैंड की तरफ पुल करेगा। The Z line attached to these actins are pulled inward, thereby causing a shortening of the sarcomere, that is contraction। अब हम जो लास्ट पेज में डायग्राम देखा था अभी उसको देखते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो मायोसिन मसल है ये क्या कर रही है, एक्टिन फिलामेंट को अपने तरफ पुल कर रही है। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट को पुल करने से ये जो आई बैंड्स हैं ये भी क्या हो गए, ये जो जेड लाइन है ये क्लोजर आएंगी, जिससे सार्कोमियर की जो डिस्टेंस है, लेंथ है, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एंड डिक्रीज हो रही है तो उस कंडीशन में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव स्टेप दैट ड्यूरिंग शॉर्टनिंग ऑफ द मसल, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन, द आई बैंड गेट रिड्यूस्ड। एंड जब क्या हो रहा है, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो आई बैंड रिड्यूस हो जाता है, वेयर एज ए बैंड रिटेन्स द लेंथ, जबकि ए बैंड की लेंथ में कोई भी चेंज नहीं आता। एंड ये जो डायग्राम्स है इसको हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। द मायोसिन रिलीजिंग द एडीपी एंड फॉस्फेट गोज बैक टू इट्स रिलैक्स्ड स्टेट, एंड इसके बाद जो एटीपी थी यूटिलाइज हो गई एंड एटीपी एंड फॉस्फेट जो है वो रिलैक्स्ड स्टेट में चला जाता है। अ न्यू एटीपी बाइंडिंग बाइंड्स एंड क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन। उसके बाद जो एटीपी है, एक न्यू एटीपी आ जाती है यहाँ पे बाइंड करती है और क्रॉस ब्रिज जो है वो ब्रोक हो जाता है। देखो यहाँ पे ये स्लाइडिंग हुई, एक्टिन फिलामेंट पुल हुआ, एंड देन उसके बाद अगेन जो मायोसिन हेड एंड एक्टिन है उनके बीच में जो लिंकेज था वो टूटा, क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो गया। द एटीपी इज अगेन हाइड्रोलाइज्ड बाय द मायोसिन हेड एंड द साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। सो एटीपी क्या था, फिर से हाइड्रोलाइज हो गई मायोसिन हेड से, एंड जो साइकिल थी क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन की वो अगेन स्टार्ट हो जाती है। एंड ब्रेकेज इज रिपीटेड कॉजिंग फर्दर स्लाइडिंग, एंड ब्रेकेज क्या है, फिर से रिपीट होता है जिससे फर्दर स्लाइडिंग होती है। द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल कैल्शियम आयन आर पम्प्ड बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी रिजल्टिंग इन द मास्किंग ऑफ द एक्टिन फिलामेंट। ये प्रोसेस कब तक चलती है, जब तक ये जो कैल्शियम आयन है ना ये सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी तक वापस नहीं चले जाते, क्योंकि जब तक ये सार्कोप्लाज्म में रहेंगे कैल्शियम आयंस ना तब तक ये प्रोसेस रहेगी, क्योंकि वो प्रोटीन एक्टिन प्रोटीन के कॉन्टैक्ट में रहेंगे। एक्टिन फिलामेंट के कॉन्टैक्ट में रहने से क्या है, जो एक्टिव बाइंडिंग साइट है वो ओपन रहेगी, एंड जब कैल्शियम वहां से चले गए तो एक्टिव बाइंडिंग साइट फिर से मास्क हो जाएगी। दिस कॉज द रिटर्न ऑफ जेड लाइन बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, दैट इज रिलैक्सेशन। सो उससे क्या होगा कि जेड लाइन वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर चले जाएंगी। जैसे अगर हम यहाँ पर डायग्राम देखें जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का है, सो ये जो सिंगल लाइन है वो क्या शो कर रही है, एक्टिन प्रोटीन, एंड लाइन विद अ क्रॉस इज शोइंग मायोसिन प्रोटीन और मायोसिन फिलामेंट्स। सो कॉन्ट्रैक्शन जब स्टार्ट होता है, कैल्शियम रिलीज हुआ, ट्रोपोनिन रिमूव हुआ, अब मास्क जो किया हुआ था वो वहां से हटता है। सो उस कंडीशन में ये जो थिन फिलामेंट्स हैं ये क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। इनके ओवरलैप करने से क्या होगा ना कि ये जो यहाँ पर आप जैसे देखोगे कि आई बैंड जो है उसका डिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये हुआ कि एक्टिन फिलामेंट्स जो थे वो आके एक दूसरे को ओवरलैप कर गए। ओवरलैप करने से क्या हुआ, आई बैंड जो है वो रिड्यूस हो गया, एंड इवन जो एच लाइंस थी ना उनके बीच का डिस्टेंस भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एंड इन रिटर्न सार्कोमियर की जो लेंथ होती है वो कम होती है। सार्कोमियर की लेंथ कम हुई, दैट मीन्स की कॉन्ट्रैक्शन। एंड देन उसके बाद अगेन ये स्टेट आ जाती है कि रिलैक्स स्टेट है, जब एच लाइंस अपने जो आई बैंड्स होते हैं वो अपने ओरिजिनल पोजिशन पर चले जाते हैं, जेड लाइन का डिस्टेंस फिर से इंक्रीज हो जाता है, एंड सार्कोमियर की लेंथ भी इंक्रीज हो जाती है। सो रिपीटेड एक्टिवेशन we were here, this caused the return of Z line back to their original position, that is relaxation. The reaction time of the fibers can vary in different muscles, and ये जो रिएक्शन टाइम होता है ना जहाँ पर सार्कोमियर की लेंथ इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रही है, ये वेरियस एनिमल्स में और वेरियस मसल्स में डिफरेंट होता है। Repeated activation of the muscle can lead to the accumulation of lactic acid due to anaerobic breakdown of glycogen in them, causing fatigue. So अब जब repeated activation होता है ना मसल का तो उससे क्या हो सकता है, lactic acid accumulate हो सकता है। lactic acid के accumulate होने क्यों हो रहा है, because वहाँ पर anaerobic breakdown होगा glycogen का, and उससे क्या cause होगा, fatigue. Muscle contain a red colored oxygen storing pigment called myoglobin, and muscles में क्या होता है, red color का oxygen containing और
ऑक्सीजन स्टोरिंग प्रोटीन होता है मायोग्लोबिन। जैसे ब्लड सेल्स में होता है ना हीमोग्लोबिन, वैसे ही मसल्स में होता है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई इन सम ऑफ द मसल्स व्हिच गिव अ रेडिश अपीयरेंस। एंड मायोग्लोबिन कंटेंट जब मसल्स में बहुत ज्यादा हाई होता है तो उससे मसल्स कैसे होते हैं, रेडिश अपीयरेंस के होते हैं, बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ रेडिश रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट। सच मसल्स आर कॉल्ड द रेड फाइबर्स। ऐसे मसल्स जो रेड कलर के होते हैं उनमें रेड कलर पिगमेंट मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है तो उनको बोलते हैं रेड फाइबर्स। दीज मसल्स ऑल्सो कंटेन प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच कैन यूटिलाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर्ड इन देम फॉर एटीपी प्रोडक्शन। एंड ये जो मसल्स होते हैं ना उनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, जिससे कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर सकते हैं जो कि एटीपी प्रोडक्शन में लगती है। सो क्या हुआ कि रेड मसल्स फाइबर में जो माइटोकॉन्ड्रिया वो प्रेजेंट है, जिससे कि दे कैन यूटिलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर्ड इन देम फॉर एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी प्रोडक्शन के लिए क्या था, ऑक्सीजन स्टोर थी जो कि यूटिलाइज हो जाती है। These muscles therefore can also be called aerobic muscles and इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो sufficient amount में है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, aerobic muscles भी बोलते हैं। On the other hand, some of the muscle possess very less quantity of myoglobin and therefore appear pale or whitish। and कुछ muscles जो होते हैं उसमें बहुत ही कम अमाउंट में ऑक्सीजन होता है, इसलिए वो पेल और whitish दिखते हैं। बहुत ही कम अमाउंट में मायोग्लोबिन होता है, रेड कलर पिगमेंट, दैट इज व्हाई दे अपीयर पेल और whitish। These are called the white fibers, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, व्हाइट फाइबर्स बोलते हैं। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो फ्यू इन देम एंड इसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो भी कम होता है। बट द अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज हाई। बट जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना वो यहाँ पर हाई होता है। दे डिपेंड ऑन एरोबिक प्रोसेस फॉर एनर्जी। एंड ये किस पे डिपेंड करते हैं, एरोबिक प्रोसेस पे डिपेंड करते हैं एनर्जी के लिए, क्योंकि यहाँ पर एनएरोबिक प्रोसेस पे, क्योंकि ऑक्सीजन तो है नहीं सफिशिएंट अमाउंट में, इसलिए क्या चाहिए इनको, एनएरोबिक प्रोसेस फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन। क्लियर हुआ। सो ये तो देखा मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का मैकेनिज्म हो रहा है। एंड यहाँ पर ना ये जो पर्टिकुलरली इस फिगर में क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन या फिर हम देखिए स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार इसका डायग्राम हम और डिटेल में देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कैसे पॉसिबल हो रहा है। सो सबसे फर्स्ट चीज एक्टिन फिलामेंट आपको यहाँ समझ आया एंड मायोसिन फिलामेंट का ये जो हेड है वो समझ आया। सो जब कैल्शियम आयंस आएंगे तो ग्लोबुलर हेड पे हमने देखा कि एक्टिन बाइंडिंग साइट भी है और एटीपी बाइंडिंग साइट भी है। सो यहाँ पे जो एटीपी बाइंडिंग साइट एंड एक्टिन बाइंडिंग साइट है वो क्या करेगा, कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में ये जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है ये ओपन होगी, जिससे कि यहाँ पर दोनों में बाइंडिंग हो जाएगी और एटीपी से क्या आ जाएगा, एडीपी प्लस फॉस्फेट मॉलिक्यूल। तो ये क्या रहेंगे, ये मायोसिन हेड से अटैच्ड होंगे। देन उसके बाद जब यहाँ पर ये एक्टिन एंड मायोसिन का अटैचमेंट हो जाता है तो मायोसिन हेड जो है वो क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन कर लेता है। अब ये जब क्रॉस ब्रिज हुआ सो एडीपी जो है वो रिलीज हो जाएगा यहाँ से एंड फॉस्फेट ग्रुप भी यहाँ से रिलीज होगा एंड देन ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये क्या करेगा, मायोसिन का जो हेड है वो एक्टिन फिलामेंट को पुल करेगा। इसके पुल करने से यहाँ पर क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। देन उसके बाद जो एटीपी बाइंड था ना मायोसिन हेड से वो क्या करेगा, डिसोसिएट कर देगा इस एक्टिन एंड मायोसिन को, जिससे कि अगेन फिर से कौन सी स्टेज आ जाएगी जहां पर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होना स्टार्ट होना है। एंड ये तो हो गया एक्टिन एंड मायोसिन के केस में। बट जो सार्कोमियर का डिस्टेंस है यही सेम डायग्राम जो है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, क्योंकि क्या हुआ, ये हो गया मायोसिन प्रोटीन, ये एक्टिन प्रोटीन यहाँ से बाइंड है तो ये इसको पुल करेगा। जब यहाँ पर पुल किया तो ये एक्टिन प्रोटीन ओवरलैप कर लिए, जिससे कि ये बीच का जो एच जोन था वो गायब हो जाएगा, आई बैंड जो है उसका डिस्टेंस कम हो जाएगा एंड जो जेड लाइन है वो क्लोजर आएंगी। जेड लाइन क्लोजर आने से क्या होगा कि जेड लाइन क्लोजर आने से जो सार्कोमियर है उसकी डिस्टेंस कम होगी एंड देन अगेन फिर उसके बाद रिलैक्सेशन होगा, जब ओरिजिनल स्टेट थी वही आ जाती है। एंड उसके बाद ना यहाँ पर रेड मसल्स एंड वाइट मसल। तो क्वेश्चन जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से आते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट टॉपिक ही था इस टॉपिक में, रेड मसल्स एंड वाइट मसल्स, तो डिफरेंशिएट बिटवीन द रेड मसल्स एंड वाइट मसल्स। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि कैल्शियम आयन जो है ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में। सो वेयर डू मसल कॉन्ट्रैक्शन डिराइव देयर एनर्जी फ्रॉम, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी कहाँ से मिल रही है, सो सबसे इंपॉर्टेंट है एटीपी से मिल रही है, क्योंकि हर एक मायोसिन मॉलिक्यूल में मायोसिन एटीपीएस जो एंजाइम है उसके हेड पे प्रेजेंट होती है, जहां से कि एटीपी रिलीज होती है जो भी एनर्जी के लिए रिक्वायर्ड होती है। सो एनर्जी का मेन फॉर्म तो हो गया क्या,
ATP, उसके अलावा जो एंजाइम के प्रेजेंस में जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ADP, ये भी डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं ATP की हेल्प से एंड वो भी क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कैल्शियम आयन से ही रिलेटेड, सो डज कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन इन ब्लड कॉज टिटेनी इन सम केसेस। तो क्या होता है ना कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का रेगुलेशन है उसमें कैल्शियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड कैल्शियम आयन के सीक्रीशन जो पैराथायराइड ग्लैंड होती है ना, वो कहाँ से, पैराथायराइड हार्मोन जो होता है वो पैराथायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है जो कि कैल्शियम का लेवल ब्लड में इंक्रीज करता है एंड कैल्शियम का लेवल सफिशिएंट अमाउंट में होगा तभी मसल में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रॉपर होगा एंड अगर ये कंडीशन नहीं होती है सो क्या होगा, टिटेनी कंडीशन आ जाती है। जब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होता है, स्टिफनेस जो है वो आती है, देयरफॉर कैल्शियम आयन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। देन वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस कैल्शियम कि डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ कैल्शियम आयन इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, कि यहाँ पर कैल्शियम आयन क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सो कैल्शियम आयन का इंपॉर्टेंट रोल क्या आ जाता है कि जो मोटर एंड प्लेट होती है जहाँ से कि एक्शन पोटेंशियल पास होता है सार्कोलिमा में एंड फर्दर जाता है कहाँ तक, टी ट्यूब्यूल्स तक और फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को तक एंड फिर क्या ट्रिगर करता है, कैल्शियम आयन का प्रोडक्शन इनटू द सार्कोप्लाज्म। तो जो बाइंडिंग है कैल्शियम आयन की ट्रोपोनिन से, उससे क्या होता है कि उसका जो शेप है ट्रोपोनिन का एंड पोजिशन है वो चेंज हो जाती है, जिससे कि जो ट्रोपोमायोसिन के ऊपर ट्रोपोनिन प्रेजेंट था ना वो वहां से हट जाएगा एंड एक्टिव साइट जिसको मास्क करके रखा था वो ओपन कर देगा। सो कैल्शियम ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। तो ये क्वेश्चन लिखना है आपको, इसका आंसर क्लियर। यहाँ पर भी हमने इस टॉपिक के 2 और 3 क्वेश्चन सिलेक्ट किए। अभी इसमें ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अगर बात की जाए इस पर्टिकुलर टॉपिक से, सो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये इवन ये आया भी हुआ है एक्टिन फिलामेंट एंड इवन मायोसिन फिलामेंट में कि एब्सेंस दिया होता है कि ये ट्रोपोनिन जो है ये क्या है, एक्टिव बाइंडिंग साइट पे प्रेजेंट है। मायोसिन में कौन कौन से साइट प्रेजेंट है, एक्टिन बाइंडिंग साइट एंड ATP बाइंडिंग साइट है। देन दिस फिगर की यहाँ पर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन कब हो रहा है एंड ATP कब रिलीज हो रही है, ATP कब यूटिलाइज हो रहा है, कैल्शियम आयंस का क्या रोल है, कैल्शियम आयन कहाँ से रिलीज हो रहा है, कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। तो सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन रिलीज हो रहा है, कब रिलीज हो रहा है, जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिग्नल सेंड करता है। सार्कोलिमा एंड मोटर न्यूरॉन में जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बन जाएंगे। सार्कोमियर की लेंथ कब डिक्रीज होती है, कब इंक्रीज होती है रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। सो ऑल दिस विल बी इंक्लूडेड इन दिस टॉपिक। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज ऑफ दिस चैप्टर इज स्केलेटल सिस्टम, जहाँ पर हमें देखना है क्या, जो बॉडी का स्केलेटल सिस्टम है, बोन्स का जो अरेंजमेंट है उसके बारे में। तो स्केलेटल सिस्टम क्या है, हार्ड एंड सपोर्टिव और प्रोटेक्टिव एलिमेंट है किसी भी ह्यूमन एंड एनिमल बॉडी का। स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन एंड अ फ्यू कार्टिलेजेस। तो स्केलेटल सिस्टम में क्या इंक्लूडेड है, बोन्स एंड कुछ कार्टिलेजेस इंक्लूडेड हैं। दिस सिस्टम हैज अ सिग्निफिकेंट रोल एंड मूवमेंट शोन बाय द बॉडी। इमेजिन च्यूइंग फॉर फूड विदाउट जॉ बोन्स एंड वॉकिंग अराउंड विदाउट द लिम्ब बोन्स। तो ये जो सिस्टम है उसमें क्या है, सिग्निफिकेंट रोल होता है मूवमेंट में जो कि बॉडी शो करती है। अगर हम इमेजिन करें इसके मूवमेंट, जो च्यूइंग, अगर फूड को च्यू कर रहे हो विदाउट जॉ बोन तो वो पॉसिबल होगा क्या, नो। वॉकिंग विदाउट द लिम्ब बोन्स, अगर लिम्ब की बोन्स नहीं होती सो वॉक करना पॉसिबल है, इमेजिन ही नहीं कर सकते ना ऐसा। तो बोन एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। बोन एंड कार्टिलेज जो है वो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जो इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो फॉर्मर हैज अ वेरी हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट इन इट एंड द लेटर आर स्लाइटली प्लायबल मैट्रिक्स ड्यू टू कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट। सो बोन जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू से हैं, ये बोन एंड कार्टिलेज दोनों ही। बोन बस बन रहा है हार्ड मैट्रिक्स से क्योंकि उसमें कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट है एंड जो कार्टिलेज है वो बनता है प्लायबल मैट्रिक्स से, कंपैरेटिवली सॉफ्ट मैट्रिक्स एंड उसमें सॉफ्टनेस क्यों है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट्स। In human beings, this system is made up of 206 bones and few cartilages. And human beings में क्या है कि ये जो पूरा सिस्टम है उसमें क्या है 206 बोन एंड कुछ कार्टिलेजेस भी हैं. It is grouped into two principal divisions and ये क्या है दो principal divisions में grouped है, axial and the appendicular skeleton. तो एक है axial skeleton and दूसरा होता है appendicular skeleton. एक्सियल स्केलेटन में क्या पार्ट आ जाएगा, जो बॉडी के एक्सियल पार्ट्स होते हैं, दैट मीन्स कि इसमें आती हैं 80 बोन्स, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम आ जाएगा एक्सियल पार्ट में. एंड देन अपेंडिकुलर पार्ट में क्या आ जाता है, पेक्टोरल एंड पेल्विक गिडल्स, लिम्ब बोन्स, दैट मीन्स की बोन्स ऑफ आर्म्स एंड
legs. So ये आ जाएगा appendicular में. Now let's first see the axial skeleton. So it comprises 80 bones distributed along the main axis of the body. Axial bone कहाँ पर distributed है? 80 bones होते हैं total जो body का main axis है वहाँ पर distributed है. तो bones के बारे में और डिटेल में पढ़ने से पहले हमें bones के function पता होना भी जरूरी है कि bones क्यों important है. तो बोन क्या कर रहे हैं? बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड जो बॉडी के सॉफ्टर पार्ट है मसल्स है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स ब्रेन हार्ट लंग्स है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. मसल्स का जो अटैचमेंट है बॉडी में मसल्स बोन से होता है जिससे कि बॉडी मूवमेंट होती है. मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है बोन्स. एंड देन बोन सेल जो है बोन मैरो वो फॉर्म करते हैं क्या? ब्लड कैप्सूल्स. इट ऑल्सो हेल्प इन ब्रीदिंग हियरिंग. ट्रैकियल रिंग्स जो है स्टर्नम होते हैं रिब्स होते हैं. तो ये सारा पार्ट क्या कर रहा है? ब्रीदिंग को. एंड ईयर बोन जो होते हैं इन सब में हेल्प करते हैं. वाइब्रेशंस जो ट्रांसमिट हो रहा है जो सब जगह भी बोन्स हेल्पफुल होते हैं. और एक्सियल स्केलेटन में कितने बोन्स हैं? 80 बोन्स है जो कि मेन एक्सिस में होता है बॉडी के. The skull, vertebral column, sternum and ribs constitute axial skeleton. तो axial skeleton जो main axis है उसमें क्या क्या included है? Skull bones, vertebral columns की bone and sternum और ribs जो है वो एक्सियल स्केलेटन में इंक्लूडेड है. देन द स्कल इज कंपोज्ड ऑफ 2 सेट्स ऑफ बोन्स. तो स्कल में 2 सेट ऑफ बोन होता है जो फिगर यहाँ पर 20.6 में भी दिया हुआ है डायग्रामेटिक व्यू ऑफ स्कल. तो टोटल जो होती है ना बोन्स वो 206 होती हैं. एंड ह्यूमन बॉडी जनरली बनती है 270 बोन्स है जिनमें कि फ्यूज होने के बाद 206 बोन जो है वो बचते हैं. एक्सियल स्केलेटन में टोटल हैं 80 बोन्स. बट ये जो डिफरेंट पार्ट्स आ जाते हैं जैसे फिर फर्स्ट हम पार्ट देख रहे हैं क्या? स्कल. सो स्कल में टोटल होते हैं क्या? 22 बोन्स. जो बॉडी का बोनी फ्रेमवर्क होता है ना हेड का वो क्या है? स्कल है जो 2 सेट ऑफ बोन से बनता है. एक होती है क्रैनियल बोन्स एंड सेकेंड वन होता है फेशियल बोन्स. सो क्रैनियल एंड फेशियल को कंबाइन मिला के कितने होते हैं? 22 बोन्स होते हैं. इसके बाद जो ईयर बोन्स होती हैं ईयर में होती हैं 6 बोन्स. एंड जो हायर बोन है वो हो गई क्या? 1. सो इस ये भी क्या है? स्कल की बोन्स में इंक्लूडेड है. जैसे यहाँ पर अगर हम ह्यूमन स्कल में देखें तो इसमें जो क्रैनियम पार्ट है ना वो क्या है? 8 क्रैनियल बोन्स जो है उसमें 8 इंक्लूड्स होते हैं. फर्स्ट हो गई क्या? फ्रंटल बोन जिसका नंबर होता है 1. यहाँ पर आप इंडिविजुअल नंबर भी लिखते जाओ तो वो हेल्पफुल होगा नंबरिंग काउंट करने में. फ्रंटल बोन हो गई 1. देन उसके बाद आती है पैराइटल. सो इट इज ऑल्सो पैराइटल जो होती है दोनों साइड पे. ये फ्रंटल सबसे सामने बोन हो गई एंड उसके बाद दोनों साइड पे प्रेजेंट हो गई क्या? पैराइटल. देन उसके बाद आता है क्या? टेम्पोरल. दैट इज ऑल्सो 2 इन नंबर. एंड ऑसिपिटल जो है वो क्या होती है? 1. तो ये हो गए 1 2 3 4 5 एंड 6 बोन्स ही हो गई. उसके बाद आता है सिफेनॉइड बोन जो है दिस वन. इट इज ऑल्सो 1 इन नंबर. एंड एक होती है एथेमॉइड बोन. ये यहाँ पर हो गई. इट इज ऑल्सो 1 इन नंबर. सो ये मिलके क्या बना रहे हैं? क्रैनियम की टोटल 8 बोन्स. 4 5 6 7 8 बोन्स हो गई क्रेनियम की. एंड ये जो 8 बोन्स है ये क्या बनाती हैं? जो आउटर कवरिंग होती है ना ब्रेन के लिए वो बनाती है. उसके बाद फेशियल बोन्स होती है. तो फेशियल बोन्स में क्या क्या इंक्लूडेड है? मैक्सिला 2. देन उसके बाद पैलेटाइन आता है और मैंडिबल भी 2 है. एंड साथ साथ पैलेटाइन मैंडिबल होता है 1 एंड पैलेटाइन होते हैं 2. पैलेटाइन बोन्स रहेंगी 2. एंड देन पैलेटाइन के बाद आती है वोमर बोन. एंड देन देयर इज नेजल बोन. सो नेजल बोन इज ऑल्सो 2. देन है जाइगोमेटिक का नंबर है 2. लेक्राइमल का जो नंबर है वो है 2. एंड देन उसके बाद आता है इंफीरियर टर्बाइनेट. तो दीज आर ऑल्सो 2. अब ये यहाँ पर जो आपको बोन्स बोली जा रही है जो यहाँ आपको नहीं दिख रही है. सो वोमर बोन कहाँ पर प्रेजेंट होगी? अराउंड दिस मैंडिबल यहाँ पर प्रेजेंट होती है. एक हो गई है हायोइड बोन जो कि क्रैनियल जो कि स्कल बोन्स में ही इंक्लूडेड होती है. क्लियर हुआ? सो ये सारे जो बोन्स है टोटल मिला के क्या बन जाते हैं? एक्सेप्ट दिस हायोइड बोन. यहाँ पर ये जो बोन्स है ये मिलके क्या बना रहे हैं? फेशियल बोन्स बना रहे हैं. एंड ईयर ऑसिकल्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है? 6 टोटल हैं. 2 मेलियस 2 इनकस एंड 2 स्टेपिस ऑफ द बोथ साइड ईयर्स. तो ये टोटल 6 एंड 8 ऑफ क्रैनियम 14 of facial bones. All this forms the skull bones.
हायोइड जो होती है वो यू शेप्ड बोन है, प्रेजेंट होती है बकल कैविटी के बेस पे, एंड ये एक अकेली बोन होती है जो कि किसी दूसरी बोन से कांटेक्ट में नहीं है, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड द टंग बोन। और ह्यूमन का जो स्कल है ना वो डाइकोंडाइलिक है, दैट मीन्स जो स्कल रीजन है वो आर्टिकुलेट करता है बिटवीन विद द वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। तो ये जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स हैं ये टू हैं, दैट इज वाई इसको क्या बोलते हैं, डाइकोंडाइलिक। एंड यहाँ पर आप जो ये जॉइंट्स देख रहे हो ना इनको क्या बोलते हैं, सूचर्स बोलते हैं, जहां पर भी ये बोन्स जो है वो ज्वाइन हो रहे हैं इन द स्कल दैट आर कॉल्ड एज द सूचर्स। सो ये हो गया कि स्कल बोन टू साइड से मिलके बन रहा है, क्रेनियल एंड फेशियल बोन, दैट टोटल 22 बोन्स। क्रेनियल बोन्स आर 8 इन नंबर, कितने हैं क्रेनियल बोन्स, 8 हो गए। दे फॉर्म द हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग क्रेनियम फॉर द ब्रेन। ये क्या बना रहे हैं, ब्रेन के लिए जो कवरिंग है उसका फॉर्म करते हैं। द फेशियल रीजन इज मेड ऑफ 14 स्केलेटल एलिमेंट्स। तो फेशियल जो रीजन है वो कितने से बन रहा है, 14 स्केलेटल एलिमेंट से बन रहा है, विच फॉर्म द फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल, जो स्कल का फ्रंट पार्ट बनाता है। Single U-shaped bone called hyoid is present at the base of the buccal cavity and it is also included in the skull. और जो सिंगल यू शेप्ड बोन होती है जिसको क्या बोलते हैं, हायोइड बोन, कहाँ पर प्रेजेंट होती है, बकल कैविटी के बेस पे, जो कि इंक्लूडेड तो है स्कल में बट किसी और दूसरी बोन से ज्वाइन नहीं है। ईच मिडिल ईयर कंटेन 3 टाइनी बोन्स, एंड हर एक ईयर क्या कंटेन करता है, 3 बोन्स हैं, मेलियस, इनकस एंड स्टेपीज। एंड यहाँ पर जो स्टेपीज है वो स्मॉलेस्ट बोन है बॉडी की, कलेक्टिवली कॉल्ड द ईयर ऑसिकल्स। एंड ईयर की जो तीनों बोन्स है उनको मिला के क्या बोलते हैं, ईयर ऑसिकल। द स्कल रीजन आर्टिकुलेट्स विद 2 सुपीरियर रीजन of the vertebral column with the help of 2 occipital condyles, that is the head is or the skull is dicondylic, क्योंकि यहाँ पर 2 occipital condyles present है। देन उसके बाद जो सेकेंड आता है वो क्या है, एक्सियल बोन में वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम को बैकबोन या स्पाइन भी बोलते हैं, एंड ये डॉर्सली प्लेस्ड है जो कि स्कल के बेस से एक्सटेंड है एंड बॉडी में ट्रंक पार्ट तक एक्सटेंडेड है। जनरली 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट से फॉर्म होता है। So our vertebral column is formed by 26 serially arranged unit called vertebrae and is dorsal placed। तो ये क्या है, यहाँ पर 26 serially placed bones हैं जो कि dorsally placed है। It extends from the base of the skull and constitute the main framework of the trunk। So skull से originate हो रहा है, जो trunk का main framework है वो provide कर रहा है। Each vertebra has a central hollow portion, neural canal through which the spinal cord passes। And हर एक जो vertebra है उसमें क्या होता है, एक central hollow पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं न्यूरल कैनाल, एंड ये पूरा पास होता है कहां से, स्पाइनल कॉर्ड से। फर्स्ट वर्टिब्रा इज द एटलस एंड इट आर्टिकुलेट्स विद द ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। एंड फर्स्ट यहाँ पर जो वर्टिब्रा होता है वो कौन सा है, एटलस है, जो कि ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स के कांटेक्ट में होता है। द वर्टिब्रल कॉलम इज डिफरेंशिएटेड इनटू सर्वाइकल, दैट इज 7 बोन्स, thoracic 12 bones, lumbar is 5, sacral is 1 after fusion and coccygeal is also 1 after fusion। सो वर्टिब्रल कॉलम में जो 26 बोन है वो कैसे हो जाते हैं, 7 है सर्वाइकल बोन्स के, 12 है थोरैसिक बोन्स, लंबर है 5 एंड सैक्रल जो है वो 1 हो जाती है, एंड उसके बाद कॉसिक्स जो है वो भी 1 हो जाती है फ्यूज होने के बाद। एंड इन चिल्ड्रंस ये क्या होते हैं, नंबर इसका जो है वो ज्यादा होता है। एंड जो वर्टिब्रल फॉर्मूला आता है ना, इसलिए वर्टिब्रल फॉर्मूला क्या हो जाता है, C7 T12 L5 S5 एंड C3 -5 और 3 to 5। तो इसका जो नंबर है ना कॉसिक्स का, ये वैरी कई बार करता भी है बट यूजुअली ये फ्यूज होने के बाद 1 होती है। सो फर्स्ट हो गई यहाँ पर क्या, ये हो गया फर्स्ट एटलस। देन एटलस के बाद उसके बाद एक्सिस जब स्टार्ट होती है ना, सो जनरली एक चीज आती है कि 7th सर्वाइकल, एंड देन उसके बाद 7th सर्वाइकल के बाद स्टार्ट होती है क्या, फर्स्ट थोरैसिक। सो इसका ये डायग्राम जो है अगर ट्रांसफर सेक्शन होता है ना उसमें क्लियर आ जाता है कि स्ट्रक्चर जो है वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं, कि एक्सिस के बाद 7 बोन्स जो रहेंगी वो गई थोरैसिक की, सर्वाइकल के बाद स्टार्ट होती है 12th थोरैसिक बोन, एंड 12th थोरैसिक बोन के बाद स्टार्ट हो जाती है कंटिन्यू में ही लिम्बर बोन्स,
एंड जब 5 लिम्बर बोन एंड होती हैं तो सैक्रम की जो 5 बोन्स हैं वो फ्यूज होके बना लेती हैं वन इन एडल्ट ह्यूमंस, एंड देन उसके बाद आती है क्या कॉक्सिक्स बोन जो कि 1 होती है, और वहां से ही क्या होता है फिर पेल्विक कर्वेचर स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर बीच में क्या प्रेजेंट होता है, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, जो जनरली बोलते हैं ना कि डिस्क स्लिप डिस्क की एक डिसीज होती है काइंड ऑफ, जहाँ पर पेन होता है या फिर कई सारे लोगों को बेंट होने में प्रॉब्लम होती है, सो वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क से रिलेटेड होती है। एंड ये जो कर्व का फॉर्मेशन होता है ना यहाँ पे सॉरी, ये जो कर्व का फॉर्मेशन इस साइड से हो रहा है ये क्या हो जाता है लिम्बर कर्वेचर, एंड ऊपर जो कर्व का फॉर्मेशन हो रहा है सर्वाइकल वर्टिब्रा के पास तो वो होता है क्या सर्वाइकल कर्वेचर। एटलस क्या हो गया यहाँ पर फर्स्ट वर्टिब्रा है जो कि ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से आर्टिकुलेट करती है, एंड देन उसके बाद जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है ना सारे ही मैमल्स में 7 होते हैं। लुम्बर जो रीजन होता है ना लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वर्टिब्रल कॉलम में, एंड देन उसके बाद जो वर्टिब्रल कॉलम के फंक्शंस हैं वो क्या फॉलोइंग फंक्शंस हैं कि दैट इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू स्पाइनल कॉर्ड, इट सपोर्ट हेड, इट अलाउज फ्लेक्शन एंड बेंडिंग ऑफ द बैक एंड बॉडी, एंड इट आल्सो सर्व्स एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स। सो रिब्स क्या है यहाँ पर से ही अटैच होते हैं, जो थोरैसिक वर्टिब्रा है ना वहाँ पे। सो क्लियर हुआ ये। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो रहेगा क्या रिब्स एंड स्टर्नम। So the number of cervical vertebrae are 7 in almost all mammals, including human being. The vertebral column protects spinal cords, support the head, and serves as a point of attachment for the ribs and musculature of the back. So ये सारे क्या हो गए फंक्शन हो गए vertebral column के। Now coming to the sternum. Sternum is a flat bone on the ventral midline of the thorax. So sternum क्या है flat dagger shaped bone होती है जो कि thorax की ventral midline पर located होती है। सो ये हो गई क्या स्टर्नम जो कि यहाँ पर लोकेटेड है, क्लियर है, फ्लैट बोन है। देन उसके बाद आते हैं रिब्स। देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स, ईच रिब इज अ थिन फ्लैट बोन कनेक्टेड डॉर्सली टू द वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम। सो वर्टिब्रल कॉलम से डॉर्सल साइड पे एंड वेंट्रल साइड पे स्टर्नम से ये रिब्स के जो 12 पेयर है वो अटैच होते हैं। It has 2 articulation surface on its dorsal end and hence is called as a bicephalic, and इसके जो dorsal end होता है वहाँ पे 2 articulation surface होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं bicephalic बोलते हैं रिब्स को। First 7 pair of ribs are called true ribs. Dorsally they are attached to the thoracic vertebra and ventrally connected to the sternum. So जो first 7 ribs होती है ना यहाँ तक ये 7 तक, सो ये क्या है ट्रू रिब्स बोलते हैं बिकॉज ये डॉर्सल साइड पे वर्टिब्रल कॉलम में एंड वेंट्रल साइड पे स्टर्नम से ज्वाइन है। बट उसके बाद जो आती है ना डॉर्सली दे आर अटैच्ड टू थोरैसिक वर्टिब्री एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम विथ द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। सो यहाँ पर ये जो रिब्स ज्वाइन हो रही है वो किसकी हेल्प से हो रही है, हाइलिन कार्टिलेज की हेल्प से। द 8th, 9th एंड 10th पेयर ऑफ रिब्स डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम बट ज्वाइन विद द 7th रिब विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। सो उसके जो 8, 9, 10 जो रिब्स है ना वो क्या कर रहे हैं डायरेक्टली स्टर्नम से ज्वाइंट नहीं है, वो ज्वाइंट है 7th रिब से विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। दीज आर कॉल्ड द वर्टिब्रोकॉन्ड्रल और द फॉल्स रिब, इसलिए इनको क्या बोलते हैं वर्टिब्रोकॉन्ड्रल या फिर फॉल्स रिब बोलते हैं। एंड जो लास्ट के 2 पेयर बचते हैं 11th एंड 12th दे आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली एंड देयरफॉर कॉल द फ्लोटिंग रिब्स। एंड लास्ट के जो तो पेयर है ना 11th एंड 12th वो कनेक्टेड ही नहीं है आइदर टू दिस स्टर्नम और टू दिस 9th 10th बोन, सो दैट इज वाई इनको क्या बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। जो थोरैसिक वर्टिब्रा रिब्स स्टर्नम टुगेदर फॉर्म द रिब केज, एंड रिब केज फॉर्मेशन कौन कर रहा है, यहाँ से थोरैसिक वर्टिब्रा हो गया, रिब्स हो गए, स्टर्नम हो गया, ये बना लेते हैं रिब केज जिसके अंदर की लंग्स सिचुएटेड होते हैं। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन तो यह जाता है व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ रिब्स। टोटल नंबर तो रिब्स का पता है 12 पेयर्स हैं, दैट मींस कि 24 बोन्स हैं रिब्स में। बट 3 टाइप ऑफ रिब्स कौन से होते हैं, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। एंड इसके नंबर बताना है कि कहाँ से कौन सा नंबर ऑफ रिब्स जो है वो स्टार्ट होता है। एंड फ्लोटिंग रिब्स और ये सारे जो रिब्स है ना ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, सो दे प्रोटेक्ट हार्ट एंड आर कॉल्ड they protect heart, large blood vessel and lungs. They bear respiratory muscles. They also lower 2 pairs of ribs also protect the kidney. So ये जो लास्ट में किडनी है रिब्स होते हैं वो किडनी को भी प्रोटेक्ट करते हैं। एंड ये कंबाइन मिलके जो रिब केज का फॉर्मेशन होता है वो क्या करता है लंग्स को उसमें एनक्लोज रखते हैं।
क्लियर हुआ। सो यहाँ पर तक हमने जो बोन्स देखी वो किस पार्ट के थे, एक्सियल बोन्स के में इंक्लूडेड थे। एंड इनको अगर आप जब टोटल करोगे ना, सो वो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएगा 80 बोन्स ऑफ द एक्सियल सिस्टम। एंड यहाँ पर एक और क्वेश्चन जो आ जाता है वो क्या है, बाइसेफेलिक, ट्रू एंड फ्लोटिंग रिब्स। तो व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ रिब्स। उसमें जो फर्स्ट टाइप है ना उसको बाइसेफेलिक रिब्स भी बोलते हैं, बिकॉज वो जो बाइसेप्स एरिया होता है ना वहां पर ये रिब्स का वहां पर प्रेजेंट होते हैं। सो हो गया बाइसेप, एंड सेकेंड वन ट्रू रिब, और थर्ड वन क्या आ जाता है, फ्लोटिंग रिब्स। सो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ रिब्स। उसके अलावा यहाँ पर ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा बन जाते हैं कि व्हाट आर द types of facial bones, where is hyoid bone situated, how many lumbar vertebrae are there, how many cervical vertebrae are there, 7th cervical vertebra is connected to which thoracic vertebra। so इस टाइप से क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन भी बनते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि नंबर जो है वो याद रखना बहुत जरूरी है। देन अगर बाइसेफेलिक रिब्स यहाँ पर टर्म नहीं आया है तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं हम, कि हर एक जो रिब है उसमें 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस होते हैं डॉर्सल एंड पे, एंड उसीलिए उसको बोलते हैं क्या, बाइसेफेलिक। क्लियर हो गया ना। एंड देन उसके बाद ट्रू रिब्स भी पता है आपको, फ्लोटिंग रिब्स भी पता है, एंड फॉल्स रिब्स भी पता है। इवन बाइसेफेलिक रिब्स भी हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है, बट स्टिल। Now coming on to the next topic, that will be the appendicular skeleton। so जो next skeleton है वो हम देख लेते हैं अब, जिसमें इंक्लूड हो गए क्या, लिम्स। द बोन्स ऑफ द लिम्स अलॉन्ग विद द ग्रिडल्स कंस्टिट्यूट द एपेंडिकुलर स्केलेटन। सो जो लिम्स की बोन है, हैंड एंड लेग्स की जो बोन होती हैं, उसके साथ साथ जो ग्रिडल है, पेल्विक एंड पेक्टोरल ग्रिडल है, उसकी बोन सब मिलके क्या बना रहे हैं, एपेंडिकुलर बोन्स का फॉर्मेशन करते हैं, एपेंडिकुलर स्केलेटल का फॉर्मेशन करते हैं। ईच लिम्ब इज मेड ऑफ 30 बोन्स। हर एक जो लिम्ब है वो किससे मिलके बन रही है, 30 बोन से मिलके बनती है। The bone of the hand, forelimb are humerus, radius, ulna, carpals, wrist bones उसमें होते हैं 8 in number, metacarpals, palm bones 5 in number, and phalanges और digit 14 in number। so यहाँ पर सबसे फर्स्ट दिया हुआ है जो pectoral girdle and upper arm। तो अपर आर्म की बोन्स दी हुई हैं, तो यहाँ पर आप नंबर लिख लेना जिससे इजी भी हो। तो यहाँ पर क्या होता है, ह्यूमरस 1, ये जो अपर बोन है, एल्बो के ऊपर की बोन जो होती है जो शोल्डर से कनेक्टेड है, दैट इज ह्यूमरस। एंड उसके बाद 2 होती हैं, एल्बो के एंड हिंड के बीच में 2 बोन्स होती हैं, रेडियस एंड अल्ना। सो इसमें थिक बोन जो है वो रेडियस होती है, एंड जो थिन बोन है वो अल्ना होती है। तो अल्ना जनरली लॉन्गर होती है रेडियस से, एंड ह्यूमरस से फिमली कनेक्ट हो जाती है। एंड रेडियस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो रिस्ट की मूवमेंट है उसके लिए रेडियस इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज यहाँ पर अगर आप मोस्टली कार्पल्स जो देखोगे, अल्ना के बाद जो बोन्स आती हैं कार्पल्स, वो मेनली किससे ज्वाइंट है, रेडियस से ज्वाइंट है। सो कार्पल्स का नंबर कितना होता है, जो रिस्ट बोन है वो होते हैं 8। एंड देन उसके बाद जो मेटाकार्पल्स आते हैं, सो मेटाकार्पल्स कितने होते हैं, 5। कार्पल 8 हुए, उसके बाद ये मेटाकार्पल्स 5। एंड देन आते हैं फेलेंजेस जो कि होते हैं क्या, 14। अब 14 ऐसे हैं, यहाँ पर 3 4 12 एंड थंब में सिर्फ 2 होते हैं। सो इसलिए 14, नहीं तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि 15 होना चाहिए था, एक कम कहाँ पर हो रहा है। तो थंब में सिर्फ 2 फेलेंजेस होते हैं, बाकी जो 4 फिंगर्स हैं उसमें 3 फेलेंजेस हैं। क्लियर हुआ। सो ये जो फेलेंजेस का फॉर्मूला भी होता है 2, देन ये 2 हो गया, फिर 3 3 3 3। देन उसके बाद जो पेक्टोरल और शोल्डर गिडल है, इसमें 2 बोन्स होते हैं, स्कैपुला एंड क्लेविकल। सो स्कैपुला क्या हो जाती है, शोल्डर बेस है जिसमें कि शार्प रिज होती है स्पाइन पे, एंड ट्राइंगुलर बॉडी होती है इसके, एंड जो एंड ऑफ स्पाइन है वो कहाँ प्रोजेक्ट करता है, फ्लैटेंड एंड एक्सटेंडेड पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं क्या, एक्रोमियन। ये कहाँ आर्टिकुलेट करता है, क्लैविकल एंड ग्लेनोइड कैविटी, जो एक डिप्रेशन होता है एक्रोमियन के बाद, एंड जिससे कि ह्यूमरस का जो हेड है ना वो आके ज्वाइन होता है एंड आर्टिकुलेट करता है, जिससे कि शोल्डर को ज्वाइन फॉर्म होता है। एंड क्लेविकल जो बोन है, कॉलर बोन बोलते हैं जिसको। सो हर एक क्लेविकल जो है वो लॉन्ग सिलेंडर बोन होती है जिसमें 2 कर्वेचर्स होते हैं। क्लेविकल किस में हेल्प कर रही है, अपर लिम्ब के आर्टिकुलेशन में। सो यहाँ पर ये क्या हुआ, 4 लिम्स में हमने देखा 20.9 फिगर में 4 लिम्स में नंबर भी दिया हुआ है, तो आपको नंबर याद होना जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ बोन्स आर प्रेजेंट वेयर। सो लार्जेस्ट नंबर ऑफ बोन बॉडी के किस पार्ट में प्रेजेंट है, तो आंसर ये हैंड ही होगा, क्योंकि अभी तक आपने काउंट नहीं किए हैं कि कहाँ पर है। मतलब एक अगर इंडिविजुअल पार्ट की बात की जाए बॉडी के, एक्सियल सिस्टम एंड एपेंडिकुलर सिस्टम हम बात नहीं कर रहे हैं, इंडिविजुअल सिस्टम से मतलब क्या हो गया, यहाँ से पूरा वर्टिब्रल कॉलम काउंट कर रहे हो आप,
लिम्ब, हाइंड लिम्ब या फिर फोर लिम्ब, इस टाइप से अगर कुछ काउंट करें तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बोन्स जो है वो फोर लिम्स में ही आते हैं। एंड सेकेंड आता है क्या, हाइंड लिम्ब। तो हाइंड लिम्ब की बोन्स यहाँ पर देख लेते हैं हम। फीमर, थाई बोन, द लॉन्गेस्ट बोन, बॉडी में लॉन्गेस्ट बोन होती है कौन सी, फीमर, दिस इज वन इज द लार्जेस्ट एंड इसको और क्या बोलते हैं, थाई बोन बोलते हैं। देन उसके बाद होती है टिबिया एंड फिबुला। सो टिबिया है बोन एंड उसके बाद फिबुला है। जैसे कि हैंड में था ना, एक बोन है, एल्बो के ऊपर सिंगल बोन होती है एंड उसके बाद डबल बोन होती है, एंड ऐसे ही यहाँ पे नी के ऊपर एक है और उसके बाद दो बोन्स है। देन यहाँ पर और क्या है, टिबिया, फिबुला 3 हो गई है। देन टार्सल्स होते हैं, एंकल बोन्स जो है ना वो होते हैं 7 इन नंबर, ये जो टार्सल्स है एंकल बोन 7 होते हैं। देन मेटाटार्सल्स होते हैं 5 एंड यहाँ पर फेलेंजेस होते हैं, जो डिजिट्स हैं वो होते हैं 14 एंड आर बोन्स ऑफ द लेग्स हाइंड लिम्स, एंड ये मिलके क्या बना रहे हैं, हाइंड लिम्ब बना रहे हैं। अ कप शेप्ड बोन कॉल्ड पटेला कवर द नी वेंट्रली नी कैप, एंड यहाँ पर पटेला एक बोन होती है जो कि नी बोन हो गई। क्लियर हुआ यहाँ पर ये चीज कि जो हाइंड बोन, हाइंड लिम्स में बोन है वो क्या क्या हो गए, फीमर, टिबिया, फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फेलेंजेस एंड पटेला। उसके अलावा बाकी ये जो पार्ट दिया हुआ है ना, ये किसमें आता है, पेल्विक ग्रिडल में आता है। सो यहाँ पर हमने देखा हैंड के पास जो है अपर पार्ट में होता है पेक्टोरल ग्रिडल एंड लोअर पार्ट में होता है क्या, पेल्विक ग्रिडल। Pectoral and pelvic girdle bones help in the articulation of the upper and the lower limbs respectively with the axial skeleton. So जो pectoral girdle and pelvic girdle है, तो pectoral girdle कहाँ पर help करता है, upper limb के movement में help करता है, and जो pelvic girdle है वो lower limbs के movement में help करता है, articulation में help करता है। Each girdle is formed of 2 halves, and ये किससे बन रहा है, 2 halves से बनता है। Each half of pectoral girdle consists of a clavicle and a scapula, and pectoral girdle की अगर बात करें तो ये 2 half है। So एक हाफ में क्या प्रेजेंट है, स्कैपुला एंड क्लेविकल। देन उसके बाद आता है क्या, स्कैपुला इज अ लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड इन द डॉर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स बिटवीन द सेकंड एंड द 7th रिब। सो इसका लोकेशन क्या है, जो सेकंड और 7th रिब के बीच में होता है ये क्या, स्कैपुला, जो कि एक ट्रायंगुलर शेप्ड फ्लैट बोन है। द डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्कैपुला हैज अ स्लाइटली एलिवेटेड रिज कॉल्ड द स्पाइन व्हिच प्रोजेक्ट्स एज अ फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस कॉल्ड द एक्रोमियन। एंड जो डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी है स्कैपुला, उसमें एक एलिवेटेड रिज होता है जिसको बोलते हैं स्पाइन। जो स्पाइन होता है ना वो एक फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस में के फॉर्म में प्रोजेक्ट होता है एंड उसको बोलते हैं एक्रोमियन। द क्लेविकल आर्टिकुलेट्स विद दिस, एंड क्लेविकल जो है वो इसके साथ आर्टिकुलेट करता है। बिलो द एक्रोमियन इज अ डिप्रेशन कॉल्ड द ग्लिनॉइड कैविटी विच आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस टू फॉर्म द शोल्डर जॉइंट। एंड देन उसके बाद एक्रोमियन के नीचे एक डिप्रेशन होता है जिसको बोलते हैं ग्लिनॉइड कैविटी, जहां से कि जो ह्यूमरस का हेड है वो आर्टिकुलेट करता है एंड फॉर्म करता है क्या, शोल्डर का जॉइंट। ईच क्लेविकल इज अ लॉन्ग स्लेंडर बोन विथ 2 कर्वेचर, एंड क्लेविकल में क्या है, लॉन्ग स्लेंडर बोन होती है जिसमें कि 2 कर्वेचर्स होते हैं। दिस बोन इज कॉमनली कॉल्ड द कॉलर बोन, एंड क्लेविकल बोन को कॉमनली कॉलर बोन भी बोला जाता है। देन पेल्विक गिडल के क्या पार्ट है, पेल्विक गिडल कंसिस्ट ऑफ 2 कोएक्सियल बोन इन फिगर 20.10। तो यहाँ पर इसमें 2 कोएक्सियल बोन होते हैं। ईच कोएक्सियल बोन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स, एंड ये जो कोएक्सियल बोन है ये 3 बोन के फ्यूजन से फॉर्म हुई है, एलियम, इशियम एंड प्यूबिस। एट द पॉइंट ऑफ द फ्यूजन ऑफ द अबव बोन्स इज अ कैविटी कॉल्ड द एसिटाबुलम, एंड यहाँ पर ये जो 3 बोन्स जब फ्यूज होती हैं तो एक कैविटी का फॉर्मेशन होता है एसिटाबुलम टू विच द थाई बोन आर्टिकुलेट, एंड जहाँ पर ये कैविटी फॉर्म होती है वहां से ही थाई बोन आर्टिकुलेट करती है एंड थाई बोन जो है वो जॉइंट करती है। तो 2 halves of the pelvic girdle meet ventrally to form the pubic symphysis containing fibrous cartilage, एंड जहाँ पर ये pelvic girdle के दोनों पार्ट जाके फ्यूज होते हैं वहां पर क्या फॉर्म होता है, pubic symphysis, जहाँ पर होते हैं fibrous cartilage। सो ये हो गया क्या, सारे जो बोन्स हैं पेंडिकुलर स्केलेटन के भी बोन्स, जिसमें कौन कौन से बोन होते हैं, हाइंड लिम्स के बोन, फोर लिम्स के बोन, एंड देन उसके बाद जो पेक्टोरल एंड पेल्विक गिडल है। एंड पेक्टोरल एंड पेल्विक गिडल क्या कर रहे हैं, मेनली लिम्स के आर्टिकुलेशन में हेल्प करते हैं। एंड जो पेल्विक गिडल है ना वो और कहाँ पर क्या कर रहे हैं, एब्डोमिनल विसरा जो है उसको भी प्रोटेक्ट करता है एंड लेग्स के लिए अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। जो लेग से मसल्स भी ज्वाइन होती हैं उसके लिए भी पेल्विक गिडल जो है वो इंपॉर्टेंट होता है।
सो ये सारे हो गया क्या बोन्स के बारे में। एंड एक क्वेश्चन भी है जो इस पार्ट से आएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन द पेल्विक एंड द पेक्टोरल गिडल, कि क्या क्या डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस आ जाएगा, कहाँ पर प्रेजेंट है, शोल्डर रीजन पे प्रेजेंट है पेक्टोरल गिडल, हिप रीजन पे प्रेजेंट है पेल्विक, क्या पार्ट्स हैं इसमें, पेक्टोरल गिडल में कौन सी बोन्स हैं, पेल्विक में कौन से हैं, आर्टिकुलेशन क्या हो रहा है, फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है। कॉमन फंक्शन है बट स्टिल सिर्फ आर्टिकुलेशन एक कॉमन फंक्शन है, बट अगर फंक्शन देखा जाए तो जो पेक्टोरल है वो लिफ्टिंग, होल्डिंग एक्सेट्रा ये फंक्शंस होंगे, एंड पेल्विक गिडल में रनिंग, स्टैंडिंग, जंपिंग ये फंक्शंस इंक्लूड होंगे। देन उसके अलावा यहाँ पर जो आएगा ना, तो व्हाट आर द नंबर ऑफ बोन्स ऑफ द एक्सियल skeleton and what are the number of bones of the appendicular skeleton and how many नंबर ऑफ कार्पल्स आर देयर, मेटाकार्पल्स का एक का जो नंबर है वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर एक बोन का नंबर है जो, एंड स्पेशली जो फेशियल बोन्स है ना उनके नेम एंड नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जॉइंट्स, जो कि बोन देखो अब यहाँ पर जॉइंट हो रही है, शोल्डर का जॉइंट हो रहा है। सो अब ये देखते हैं हम यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट प्रेजेंट होते हैं बॉडी में। Joints are essential for all types of movement involving the bony parts of the body. Locomotory movements had no exception to दिस जॉइंट। सो बॉडी में क्या है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जॉइंट हैं जहां पर बोन्स प्रेजेंट है, दो बोन्स आके ज्वाइन हो रही है, वो जॉइनिक फॉर्मेशन हो रहा है, एंड बॉडी मूवमेंट जो है वो इस जॉइंट की वजह से ही पॉसिबल है। जॉइंट्स आर पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन्स। जॉइंट्स क्या है, बोन्स के बीच में जो जंक्शन हो रहा है या फिर कॉन्टैक्ट पॉइंट है, दैट आर जॉइंट्स, और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। तो दो बोन्स के बीच में या फिर एक बोन और एक कार्टिलेज के बीच में ये जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। वेयर द force generated by the muscles is used to carry out movement through joints where the joint act as fulcrum. So force जो generate होता है ना मसल से, उसकी वजह से ही ये joints जो है वो movement cause करते हैं, and यहाँ पर फिर joint जब movement cause कर रहे हैं ना तो किसकी तरह work करने लगते हैं, fulcrum की तरह। The movability of these joint vary depending on the different factors, and movability जो होती है ना joint की वो different है क्योंकि body के सारे parts similarly move नहीं करते हैं। Joints have been classified into three major structural form, namely fibrous, cartilaginous and synovial. So three types of joint की categories है, mainly fibrous joint है एक, second है cartilaginous and third होता है synovial. So सबसे फर्स्ट है क्या, फाइब्रस जॉइंट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। जो फाइब्रस जॉइंट जो है कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं कर रहा है, सो सिंपली ये क्या हो जाएगा, इमूवेबल जॉइंट हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज शोन बाय द फ्लैट स्कल बोन्स which fuse end to end with the help of dense fibrous tissue, connective tissue in the form of sutures to form the cranium. So fibrous joint कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो स्कल बोन्स होती है ना वो एंड टू एंड आके एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं, एंड क्या बनता है, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो है वो उसकी हेल्प से ज्वाइन हो रहे हैं एंड फॉर्म करते हैं सूचर्स को, जिससे कि क्रैनियम बनता है। सेकेंड टाइप होता है क्या, कार्टिलेजिनस। तो ये जो फर्स्ट टाइप है ना फाइब्रस, ये कोई भी मूवमेंट नहीं कॉज कर रहा है, इसलिए इसको बोल देते हैं इमूवल, एंड ये प्रेजेंट कहाँ पर है, जॉइंट्स बिटवीन बोन्स ऑफ स्कल, एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन द जॉइंट्स ऑफ टिबिया एंड फिबुला। सो टिबिया एंड फिबुला के बीच में जो जॉइंट है दैट इज ऑल्सो फाइब्रस जॉइंट, एंड उसको क्या बोलते हैं, सिंडेस्मोसिस बोलते हैं, एंड जो स्कल बोन के बीच में जॉइंट है उसको बोलते हैं सूचर। सेकेंड टाइप ऑफ जॉइंट्स आते हैं कार्टिलेजिनस। द बोन्स इन्वॉल्व आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। अब यहाँ पर जो बोन्स इन्वॉल्व होती हैं वो कैसे कार्टिलेज की हेल्प से ज्वाइन होती हैं। The joint between the adjacent vertebrae in the vertebral column is of this pattern and it permits limited movement. So यहाँ पर क्या लिमिटेड मूवमेंट्स ही होती हैं, पर मूवमेंट हो रही है कार्टिलेजिनस में, तो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट हो गया, एंड ये जॉइंट किससे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। सो कार्टिलेज भी यहाँ पर कौन सा होगा, जनरली फाइब्रो कार्टिलेज जो होता है वो प्रेजेंट होता है बिटवीन द एंड ऑफ दिस बोन एंड जॉइंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। सो प्रेजेंट कहाँ पर है, बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रल कॉलम में, एंड इवन इन द प्यूबिक सिम्फाइसिस ऑफ प्यूबिक। तो जॉइंट प्यूबिक सिम्फाइसिस में जो है वो भी कार्टिलेजिनस जॉइंट है। एंड देन थर्ड टाइप ऑफ जो जॉइंट आते हैं वो क्या है, साइनोवियल जॉइंट। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सर्फेस ऑफ द टू बोन्स। तो दो बोन्स की जो आर्टिकुलेटिंग सर्फेस है, मूवमेंट की सर्फेस है, वहां पर अगर कोई फ्लूइड प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, एंड इसीलिए इस जॉइंट का नेम है साइनोवियल जॉइंट। सच एन अरेंजमेंट अलाउज कंसिडरेबल मूवमेंट, दीज जॉइंट्स हेल्प इन लोकोमोशन इन मेनी अदर मूवमेंट। सो ऐसे जो अरेंजमेंट है
वो क्या अलाउ कर रहे हैं, कंसिडरेबल मूवमेंट अलाउ करते हैं। एंड ये जो जॉइंट्स होते हैं वो लोकोमोशन में और दूसरे जो बॉडी में मूवमेंट्स हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स बिटवीन द ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गिrdle, हिंज जॉइंट्स नी जॉइंट, पाइवोट जॉइंट बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस, ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन द कार्पल्स एंड सेडल जॉइंट बिटवीन द कार्पल्स एंड द मेटाकार्पल्स आर सम एग्जाम्पल। सो ये जो साइनोवियल जॉइंट्स है ना, ये अगेन कुछ टाइप्स में डिवाइडेड है, मतलब बेसिकली 6 टाइप में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट टाइप क्या हो गया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होते हैं ना वो प्रेजेंट है ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गिrdle में, जिससे क्लियर हो जाता है कि ये बॉल और सॉकेट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। मतलब एक कप और बोनी कप होगा जिसके अंदर बॉल काइंड ऑफ बोन जो है वो अंदर चली जाती है। जो शोल्डर जॉइंट हो रहा है ना वो क्लियरली मूवेबल होता है 360 डिग्री। सो यहाँ पर क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट होता है। देन सेकेंड जो है हिंज या फिर नी जॉइंट। तो ये जॉइंट क्या कर रहा है, जो वन प्लेन पे, क्योंकि एल्बो और जो नी है दोनों में ही हिंज जॉइंट प्रेजेंट होगा एंड एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। फॉर एग्जांपल 90 डिग्री एंड पूरा 180 डिग्री, सिर्फ यही फॉलो हो सकता है। अगर आप इसको 270 डिग्री करोगे ना तो वो पॉसिबल नहीं होगा, एल्बो इतना मूव नहीं करेगी, ठीक है ना। सिर्फ एक ही प्लेन पर ये मूवमेंट शो करते हैं, एल्बो एंड नी, सो दे आर हिंज जॉइंट। थर्ड वन आता है पाइवॉइड जॉइंट। पाइवॉइड कहाँ पर प्रेजेंट है, एटलस एंड एक्सिस पे। इसके अलावा प्रेजेंट होता है रेडियस एंड अल्ना में, सो इसीलिए इसको रेडियस अल्ना जॉइंट भी बोलते हैं। एंड ये भी क्या कर रहा है, दिस ऑल्सो प्रोवाइड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग मूवमेंट इन वन प्लेन। नाउ द नेक्स्ट इज द ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट प्रेजेंट है कार्पल्स के बीच में, तो दैट अलाउज लिमिटेड मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन एज द बोन्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर और हेल्ड इन प्लेस और प्लेस बाय द लिगामेंट। सो लिगामेंट की हेल्प से जॉइन है, और जो टार्सल्स या फिर कार्पल्स के बीच में जॉइंट है वो होता है क्या, ग्लाइडिंग जॉइंट। देन उसके बाद आता है सैडल जॉइंट। सो ये जो टाइप ऑफ जॉइंट है ना, ये बॉल एंड सॉकेट के जैसा ही है बट फुली डेवलप नहीं है। तो कार्पल्स और मेटाकार्पल्स जो है ना उसके बीच में जो जॉइन होता है, थंब की मेटाकार्पल एंड कार्पल्स के बीच में जो जॉइन होगा दैट वुड बी सैडल जॉइंट। एंड इसके अलावा एक और जॉइंट होता है इलिप्सॉइड जॉइंट, जो कि क्या करता है, 2 प्लेन्स में मूवमेंट अलाउ कर रहा है, बैक एंड फोर्थ जो साइड बाय साइड होता है। सो जॉइंट बिटवीन द मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस। तो ये क्या हो गया, मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट, फिंगर्स में जो मूवमेंट हो रही है ना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट हैं बॉडी में डिफरेंट बोन्स को ज्वाइन कर रहे हैं एंड दैट इज वाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट कॉज कर रहे हैं। उसके बाद आता है क्या, डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलेचर एंड स्केलेटल सिस्टम। अब कई बार क्या हो सकता है कि मस्कुलर सिस्टम में एंड स्केलेटल सिस्टम में कुछ इशू होता है, या फिर कई बार इंजरी जो होती है जॉइंट में वो भी हार्मफुल हो जाती है। सो पहले हम देख लेते हैं कि जो जॉइंट्स में इंजरी होती है उससे क्या कंडीशन हो सकती है एंड देन हम यहाँ पर ये डिसऑर्डर्स देखते हैं। तो जॉइंट्स में जब इंजरी होती है ना, सो कई बार क्या होता है कि लिगामेंट जो होता है वो पार्शली या फिर कंप्लीटली टॉर्न हो जाता है, टूट जाता है एंड इससे क्या होता है, डिसलोकेशन हो जाता है बोन्स में। सो डिसलोकेशन जब हो रहा है ना बोन्स में, सो दे आर फोर्स्ड आउट ऑफ द जॉइंट, तो वो जॉइंट से बाहर आ जाते हैं एंड उस कंडीशन में क्या होता है, स्प्रेन होता है, इन्फ्लेमेशन होगा या फिर जॉइंट इमोबिलाइजेशन होगा। एंड कार्टिलेज जब टीयर होता है ना, सो कार्टिलेज जब टीयर होगा सो जॉइंट्स जो है वो ट्विस्ट होते हैं एंड प्रेशर अप्लाइड होता है, तो उस टाइम पे कार्टिलेज भी ब्रेक हो जाता है। तो स्प्रेन भी ना 2 टाइप से होता है, एक तो डिसलोकेशन से होता है एंड एक होता है क्या, कार्टिलेज टीयर। तो कार्टिलेज टीयर कब होगा, जबकि प्रेशर अप्लाई होता है एंड डिसलोकेशन कब होता है, जब लिगामेंट्स में ब्रेक होता है। तो उस कंडीशन में जॉइंट इमोबिलाइजेशन होगा, इन्फ्लेमेशन या स्प्रेन होगा। नाउ जॉइंट के फंक्शंस क्या हैं। सो जॉइंट जो है एसेंशियल टाइप ऑफ मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। देन जो ग्रोथ हो रही है ना स्ट्रक्चर्स की, दे आर कनेक्टेड टू सम जॉइंट एंड द फोर्स जनरेटेड बाय मसल इज यूज्ड टू कैरी आउट मूवमेंट थ्रू जॉइंट। अगर जॉइंट्स नहीं होंगे तो ये मूवमेंट भी पॉसिबल नहीं होंगी। नाउ द डिसऑर्डर्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, फर्स्ट वन है माइस्थीनिया ग्रेविस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फटीग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल सिस्टम। सो ये क्या है, माइस्थीनिया ग्रेविस जो है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी की इम्यूनिटी लूज होने पर बॉडी में ऐसे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट फॉर्म होने लगते हैं जो कि बॉडी को अफेक्ट करते हैं, डिटेरियोरेट करते हैं। सो जो क्रोनिक ऑटो इम्यून न्यूरोमस्कुलर डिसीज है जिसमें कि वीकनेस होती है स्केलेटल मसल्स में एंड उसकी वजह से फैटीग हो जाता है और अल्टीमेटली बॉडी जो है वो पैरालाइज्ड हो जाती है।
अब इसके बाद आता है क्या, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में है प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जेनेटिक डिसऑर्डर होने की वजह से प्रोग्रेसिव डिजनरेशन होता है स्केलेटल मसल्स का, दैट इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसमें जो इनबॉर्न और जेनेटिक डिसऑर्डर होता है मसल्स का, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तो जो पेशेंट्स होते हैं दैट आर अनेबल टू वॉक आफ्टर द एज ऑफ 12 और दे डेथ यूजुअली बाय द एज ऑफ 20, सो उनमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है जिसमें मसल्स पहले तो डिसफंक्शन करती हैं, अल्टीमेटली डिटेरियोरेट हो जाती हैं। देन उसके बाद है टेटनी। So it is an rapid spasm while contraction in muscle due to low calcium ion in body fluid. So body fluid में calcium ion की कमी होगी तो उससे क्या होगा, contraction जो है वो wild हो जाएगा, rapid होगा, and ये क्या कॉज करेगा, टेटेनी। जो एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसमें जो पेनफुल मस्कुलर स्पैज्म होता है पीरियोडिक, एंड ट्रेमर्स होते हैं जो कि लो कैल्शियम लेवल से होते हैं बॉडी फ्लूइड में, एंड एसोसिएटेड होते हैं डिमिनिश्ड फंक्शन ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड, क्योंकि जब पैराथायरॉइड ग्लैंड डिमिनिश्ड फंक्शन करेगा उस कंडीशन में ही कैल्शियम का जो सीक्रीशन है या रिलीज हो रहा है वो अफेक्ट होगी। देन उसके बाद आता है क्या, आर्थराइटिस। सिंपली जो जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन है इट इज आर्थराइटिस। अब ये आर्थराइटिस जो है वो डिफरेंट टाइप्स की हो जाती है। तो जॉइंट्स में अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गई, कि अगर साइनोवियल मेम्ब्रेन, जो साइनोवियल जॉइंट की मेम्ब्रेन है वहाँ इन्फ्लेमेशन है तो र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस है। डिजेनरेटिव जॉइंट डिसीज जो होती है ना, प्रोग्रेसिव इरोशन होता है उसमें आर्टिकुलर कार्टिलेज का साइनोवियल जॉइंट पे, सो वो हो गया डिजेनरेटिव जॉइंट डिसीज। इन्फेक्शियस आर्थराइटिस जो होता है ना उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्फ्लेमेशन कॉज कर देते हैं। गाउटी आर्थराइटिस में आर्थराइटिस तब होता है जब एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल होता है। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस में आता है। देन उसके बाद है ऑस्टियोपोरोसिस, एज रिलेटेड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मास एंड इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ फ्रैक्चर। तो इसमें क्या है, बोन मास डिक्रीज हो जाता है जिससे कि फ्रैक्चर्स के चांसेस इंक्रीज होते हैं। डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज अ कॉमन कॉज, एंड एस्ट्रोजन का डिक्रीज लेवल है वो कॉमन कॉज होता है ऑस्टियोपोरोसिस का। तो ये भी क्या है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है जो कि कॉमन होता है मैन वुमेन में एज कम्पेयर टू मैन, एंड इट लीड्स टू इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर्स। इसमें क्या होता है ना कि बोन में जो रिडक्शन, बोन टिश्यू मास में रिडक्शन होता है जिससे कि स्केलेटल सिस्टम जो है, स्केलेटल स्ट्रेंथ जो है वो वीक होगी उससे, एंड इट रिजल्ट फ्रॉम एक्सेसिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस जब ज्यादा रीअब्जॉर्ब होंगे ना तो उससे एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली ऑस्टियोपोरोसिस होता है। एंड लास्ट वन इज गाउट, जो कि आर्थराइटिस का भी टाइप है। इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। तो जब यूरिक एसिड क्रिस्टल्स का एक्यूमुलेशन होगा उस कंडीशन में क्या आता है, गाउट आता है, जिसमें जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। क्लियर हुआ। सो यहाँ पर ये जो चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जिसके में हमने मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ा। अभी हम यहाँ पर ना इस चैप्टर की एक ब्रीफ समरी देख लेते हैं, उसके बाद जल्दी से क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। सो ये जो चैप्टर था लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इसमें टॉपिक सबसे स्टार्ट क्या होता है कि लोकोमोशन क्या होता है एंड मूवमेंट क्या होता है, एंड लोकोमोशन मूवमेंट से डिफरेंट कैसे है, एंड इवन हमने क्वेश्चंस इंक्लूड भी किए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, बिकॉज सबसे पहले ये अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट क्या है और कैसे ये अलग है। देन उसके बाद आता है क्या, टाइप्स ऑफ मूवमेंट। जो ह्यूमन बॉडी में मसल्स हैं उसमें 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट होते हैं, या फिर ह्यूमन बॉडी के अंदर 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट होते हैं, एमीबॉइड, सीलियरी एंड मस्कुलर मूवमेंट। तो या तो आप यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे लिख सकते हो कि व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट, बट इससे बेटर क्या होगा ना कि आपको ये पता होना कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो हैं तो वहाँ पर कौन सी मूवमेंट होती है। जैसे अमीबॉइड मूवमेंट जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, तो अमीबा में क्या होता है, सीडोपोडिया होते हैं। तो ऐसे ही अगर बॉडी में कोई टिश्यूज या फिर सेल्स जो हैं वो सीडोपोडिया काइंड ऑफ मूवमेंट शो कर रहे हैं, सो देयर विल बी अमीबॉइड मूवमेंट। उसके बाद आती है सीलियरी मूवमेंट। तो सीलिया का अगर प्रेजेंस है सो दैट कॉज सीलियरी मूवमेंट, जो कि इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है। एंड देन देयर इज मस्कुलर मूवमेंट, जो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से होते हैं। देन मसल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। तो इसके बेसिस पर एंड मसल्स के अपीयरेंस के बेसिस पर मसल्स जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, स्केलेटल, कार्डियक एंड द नॉन स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स या स्ट्रेचेड जो है वो स्केलेटन से एसोसिएटेड होते हैं, स्ट्रिप्ड होते हैं, माइक्रोस्कोप में बैंड का फॉर्मेशन होता है, वॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं नर्वस सिस्टम के, एंड लोकोमोशन एंड बॉडी पॉस्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अनब्रांच्ड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। देन आते हैं विसरल मसल्स एंड स्मूथ मसल्स। तो लोकेटेड होते हैं ये इनर और विसरल हॉलो ऑर्गन्स में, स्पिंडल शेप्ड होते हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं,
एंड दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्राइशन एंड आर स्मूथ इन अपीयरेंस। उसके बाद जो आते हैं स्मूथ मसल्स और नॉन स्ट्राइशेड मसल्स, एंड इनकी जो एक्टिविटी होती है ना वो वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर में नहीं होती है, इसलिए इनको बोलते हैं इनवॉलंटरी मसल्स। फूड का जो डाइजेशन हो रहा है एंड जो गैमेट्स का मूवमेंट होता है थ्रू आउट द जेनाइटल ट्रैक्ट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, स्मूथ मसल्स एंड द विसरल मसल। उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ मसल जो होते हैं वो है कार्डियक मसल्स, जो कि इनवॉलंटरी नेचर के हैं एंड ये सिर्फ प्रेजेंट होते हैं हार्ट में। कार्डियक मसल्स जो है वो ब्रांचिंग पैटर्न शो करते हैं एंड देन उसके बाद यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं एंड इंटरकैलेटेड डिस्क होती है। उसके बाद जो हमने पढ़ा था ना उसका वो देखा था हमने स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर। स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर में क्या था, मसल फाइबर है, सार्कोप्लाज्म है, जो कि यहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है मसल का। हर एक मसल फाइबर जो है वो लाइंड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जिसको बोलते हैं सार्कोलिमा, एंड सार्कोलिमा क्या इनक्लोज करता है, साइटोप्लाज्म, उसको मसल्स के केस में बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। देन सार्कोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दैट विल बी कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड वो होता है कैल्शियम आयन का स्टोर हाउस। एंड मसल फाइबर जो होता है उसमें होता है सिंसाइटियम, एज ए सार्कोप्लाज्म कंटेन मेनी न्यूक्लियाई, तो बहुत सारी न्यूक्लियाई होने की वजह से मसल फाइबर जो है उसको बोलते हैं सिंसाइटियम। एंड देन मसल फाइबर में ना लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज फिलामेंट्स होते हैं, उनको बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स और मायोफिलामेंट्स। एंड ये जो मायोफाइब्रिल्स और फिलामेंट्स होते हैं they are arranged of thick and thin filament gives the characteristic stripped shape। तो जो skeletal muscles में banding pattern दिखता है वो इसी thick filament in thin filament से दिखता है। तो जो light band होता है ना stripped appearance में, तो light band बन रहा है actin filament से, जिसको बोलते हैं I band और isotropic band, and dark band का formation होता है myosin filament से, and they also contain actin। तो myosin को बोलते हैं myosin से जो फॉर्म हो रहा है उसको बोलते हैं anisotropic या फिर A band। एंड सेंटर में क्या होता है, हर एक जो सेंटर होगा ना आई बैंड के, उसमें इलास्टिक फाइबर होता है जेड लाइन। थिन फिलामेंट जो है एक्टिन के वो फर्मली अटैच होते हैं जेड लाइन से। फिर उसके बाद ये जो एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं ना उसका फॉर्मेशन एंड इसका स्ट्रक्चर गिवन था। सो हमने दोनों का स्ट्रक्चर देखा कि कैसे एक्टिन का स्ट्रक्चर है, एफ एक्टिन से फॉर्म होता है, हेलिकली अरेंज हो जाते हैं, उसके ऊपर प्रेजेंट होता है ट्रोपोमायोसिन, एंड ट्रोपोमायोसिन पे इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस पे प्रेजेंट होता है ट्रोपोनिन। एंड ट्रोपोनिन जो है वो 3 टाइप का होता है, 3 कॉम्पोनेंट से बनता है, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन एम एंड ट्रोपोनिन टी। सो ट्रोपोनिन सी जो होता है वो कैल्शियम से बाइंड करता है, ट्रोपोनिन एम बाइंड करता है ट्रोपोमायोसिन से, एंड ट्रोपोनिन टी जो है वो एक्टिव साइट रहती है ना जी एक्टिन की, उसको मास्क करता है। देन थिक फिलामेंट फॉर्म होता है मायोसिन से। तो मायोसिन जो है मीरोमायोसिन मोनोमर यूनिट से फॉर्म होता है, एंड इसके भी 2 पार्ट होते हैं, हैवी मीरोमायोसिन जो कि ग्लोबुलर हेड बनाता है जिसमें शॉर्ट आर्म है, एंड लाइट मीरोमायोसिन बनाता है क्या, टेल। एंड देन उसके बाद ये पूरे स्ट्रक्चर के बाद मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की बात की, तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट से ही पॉसिबल है, जिसमें आती है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। एंड स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन कर रहा है, कैल्शियम आयन, क्योंकि अगर कैल्शियम आयन होगा तभी ये स्लाइडिंग पॉसिबल है, एटीपी का रिलीज पॉसिबल है, एंड ट्रोपोनिन की जो एक्टिव साइट है, मास्ट है, वो रिमूव तब होगी जब कैल्शियम आयन आएगा। देन आता है स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं, एक्सियल सिस्टम एंड द अपेंडिकुलर। सो ये 2 पार्ट्स हो जाते हैं किसके, स्केलेटल सिस्टम के। एंड देन इन दोनों पार्ट्स में भी फर्दर डिवाइड हो जाता है। टोटल 206 बोन्स होती हैं, एंड 206 बोन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने यहाँ पर पढ़ा है वो इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपको क्या करना है, हर एक जगह पे जो नंबर ऑफ बोन्स हैं उनको लर्न भी करना है। क्लियर हुआ ये समरी, ब्रीफ समरी। उसके बाद अब हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर जो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा डायग्राम ऑफ सार्कोमियर ऑफ स्केलेटल मसल शोइंग डिफरेंट रीजन। सो सार्कोमियर के डिफरेंट रीजन, सार्कोमियर का डायग्राम बनाना है यहाँ पर आपको, जिसमें जो डिफरेंट रीजन्स है ना वो शो करने हैं। सो इसमें आप इधर ये डायग्राम बना सकते हो, और ये जब कॉन्ट्रैक्शन के लिए बताना है, सो दिस विल आल्सो बी, बट दोनों डायग्राम आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पर सार्कोमियर इंपॉर्टेंट, यहाँ पर क्या है कि सार्कोमियर शो करना है, सो बेटर होगा कि आप जो फर्स्ट डायग्राम है वो बनाओ। देन सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, डिफाइन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन की स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से मतलब क्या हो जाता है ना, सो दिस थ्योरी इज डिफाइंड एज अ थ्योरी विच स्टेट दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर अकर्स ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट। सो थिन फिलामेंट का स्लाइडिंग हो रहा है थिक फिलामेंट के ऊपर, सो सिंपली ये क्या हो जाती है, स्लाइडिंग फिलामेंट
थ्योरी बहुत ही सिंपल सा है, एंड अगर सिर्फ डेफिनेशन आती है तो आपको डिफाइन करना है कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या होती है, बट अगर एक्सप्लेनेशन आता है तो फिर आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की क्या स्टेप्स होती हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन में इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या होती हैं? सो मसल कॉन्ट्रैक्शन में सबसे पहले तो क्या होगा कि जो सार्कोलीमा है वो डिपोलराइज होता है। सार्कोलीमा डिपोलराइज हो रहा है मतलब कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसने सिग्नल सेंड किया मोटर न्यूरॉन के थ्रू, एंड वो अराइव होता है मोटर एंड प्लेट पे या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहाँ पर प्रेजेंट है? सार्कोलीमा में एंड मोटर न्यूरॉन के बीच में, जहाँ से क्या रिलीज होता है? न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, जिसको न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, एंड ये जो रिलीज है वो एक्शन पोटेंशियल सेटअप करता है। ये फर्स्ट स्टेप हो गई, सार्कोलीमा जो हुआ वो डिपोलराइज हो गया। अब सार्कोलीमा जब डिपोलराइज हुआ तो कैल्शियम आयन का रिलीज होगा, एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट होता है सार्कोलीमा से टू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो स्टोर हाउस है कैल्शियम आयन का उसको रिलीज करता है इनटू द सार्कोप्लाज्म। कैल्शियम आयन रिलीज होने के बाद थर्ड स्टेप आती है एक्टिन फिलामेंट दैट इज सब्जेक्टेड टू कॉन्फॉर्मेशनल चेंज, क्योंकि एक्टिन फिलामेंट के में चेंज हो रहा है तो कैल्शियम आयन जो रिलीज होते हैं ना वो बाइंड कर जाते हैं ट्रोपोमायोसिन से एंड ट्रोपोनिन से, जो कि एक्टिव फिलामेंट पर लोकेटेड होते हैं, एंड ये जो लिंकेज है वो क्या कॉज करता है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो होता है एक्टिन ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स का, तो यहाँ पर जो एक्टिव साइट होती है ना मायोसिन की एक्टिन पे लोकेटेड वो एक्सपोज्ड हो जाती है, देन मायोसिन का हेड एक्टिवेट होता है। सो मायोसिन के हेड एक्टिवेट कैसे हो रहा है? जो कैल्शियम रिलीज हुआ तो दैट कॉजेज मायोसिन हेड टू गेट एक्टिवेटेड। अब ये हेड एक्टिवेट होता है तो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है तो दैट कॉज बाइंडिंग ऑफ मायोसिन हेड टू द एक्टिव साइट फाउंड ऑन द एक्टिन फिलामेंट, एंड इससे क्या फॉर्म होता है? क्रॉस ब्रिज। अब क्रॉस ब्रिज का जब फॉर्मेशन हो गया सो उससे एक्टिन फिलामेंट जो है वो मायोसिन के ऊपर स्लाइड ओवर करेगा, सो फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज हुआ। मायोसिन हेड जो है वो एक्टिन फिलामेंट को पुल करता है एंड हो जाता है क्या? पुल कहाँ पर कर रहा है? टू द सेंटर ऑफ द ए बैंड एंड विच इज द एच जोन। तो एच जोन मतलब विजिबल नहीं होती है, वैनिश हो जाती है, एंड देन जो जेड लाइन है वो अटैच हो जाती है एक्टिन फिलामेंट से एंड इनवर्ट पुल होती है। तो सार्कोमियर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है बिकॉज एक्टिन फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं, एंड देन जो आई बैंड है वो शॉर्ट होता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, एंड ए बैंड जो है वो अपनी लेंथ मेंटेन करता है बिकॉज मायोसिन फिलामेंट जो है उसमें कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं होता है, एक्टिन मायोसिन के ऊपर ओवरलैप करता है। दैट इज वाई मायोसिन में एंड ए बैंड में कोई भी चेंज नहीं आता है। सो ये 5 स्टेप्स में जनरली मसल कॉन्ट्रैक्शन डिवाइडेड है, एंड 5 जो स्टेप्स हैं उनमें सब प्रोसेस जो है वो लिख सकते हैं, एंड इसको अगर आप स्टेप बाय स्टेप और पॉइंट्स में लिखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा मसल कॉन्ट्रैक्शन की हर एक स्टेप को लर्न करना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स हियर इज राइट ट्रू और फॉल्स। इफ फॉल्स चेंज द स्टेटमेंट सो दैट इट इज ट्रू। सो यहाँ पर ट्रू फॉल्स तो बताना है, साथ में अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसको चेंज भी करना है। फर्स्ट वन इज एक्टिन इज थिन फिलामेंट, एक्टिन इज प्रेजेंट इन थिन फिलामेंट, सो ट्रू है क्योंकि थिन फिलामेंट जो है वहां पर ही एक्टिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है। सेकंड इज एच जोन ऑफ स्ट्राइशेड मसल फाइबर रिप्रेजेंट बोथ थिक एंड थिन फिलामेंट। तो एच जोन जो होती है ना ये पहले तो हो गया क्या? फॉल्स, एंड उसके बाद यहाँ स्टेटमेंट को हम करेक्ट करेंगे तो एच जोन जो स्ट्राइशेड मसल फाइबर की है वो सिर्फ थिक फिलामेंट को शो करती है। एग्जाम्पल के लिए आप अभी यहाँ पर देख लो, ये हो गई क्या? एच जोन यहाँ पर सिर्फ क्या प्रेजेंट है? सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है, डार्क बैंड जो है वो प्रेजेंट है। जब ये ओवरलैप की कंडीशन आएगी तब एच जोन गायब हो जाएगा, उस कंडीशन में यहाँ पर एक्टिन भी प्रेजेंट होगा। एच जोन की जगह कौन ले लेता है? एक्टिन फिलामेंट ले लेते हैं, बट एच जोन में प्रेजेंट क्या है? सिर्फ थिक फिलामेंट प्रेजेंट होता है, थिन फिलामेंट वहां पर प्रेजेंट नहीं होता। देन थर्ड वन इज ह्यूमन स्केलेटन हैज 206 बोन्स, तो इट इज ट्रू, यहाँ पर कोई भी करेक्शन की जरूरत नहीं है। द डी वन इज देयर आर 11 पेयर्स ऑफ रिब्स इन मैन, मैन में रिब्स के 11 पेयर्स होते हैं। नो, इट इज फॉल्स, मैन में रिब्स के 12 पेयर्स होते हैं, दैट मीन्स 24 रिब्स। E is sternum is present on the ventral side of the body, sternum जो है बॉडी के वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है, so it is true. Now the next question is write the differences between actin and myosin. एक्टिन और मायोसिन के बीच में डिफरेंस क्या हो जाएगा कि एक्टिन जो है वो थिन फिलामेंट होता है, मायोसिन जो है वो थिक फिलामेंट है। एक्टिन फॉर्म करता है आई बैंड्स को, मायोसिन फॉर्म करता है ए बैंड्स को।
एक्टिन जो है वो ग्लोबुलर एक्टिन मोनोमर से बनता है एंड मायोसिन जो है वो मोनोमर मीरोमायोसिन से फॉर्म होता है। देन एक्टिन के साथ और क्या अटैच होता है, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन जो कि इसके रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं। एंड मीरोमायोसिन की जो रेगुलेटरी प्रोटीन है वो लिंक्ड नहीं होते हैं मायोसिन में, एंड इंस्टीड यहाँ पर जो मीरोमायोसिन है वो बिल्ड होता है 4 लाइट चेन्स में एंड 2 आइडेंटिकल हैवी चेन्स में। सो यहाँ पर क्या है, कोई भी एक्स्ट्रा यूनिट मायोसिन में नहीं होती, काइंड ऑफ ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। तो ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन आर प्रेजेंट वेयर। सो ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट है कहाँ पर, एक्टिन फिलामेंट के पास पे। देन उसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन रेड एंड वाइट मसल्स। तो रेड एंड वाइट मसल्स के लिए हम ऑलरेडी डिफरेंशिएट देख चुके हैं कि फर्स्ट पॉइंट क्या है, मायोग्लोबिन कंटेंट। रेड मसल्स में मायोग्लोबिन कंटेंट ऑब्वियसली हाई होगा, दैट इज व्हाई दे आर रेड इन कलर, एंड वाइट मसल्स में कम होगा। अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मॉडरेट इन रेड मसल एंड इट इज हाई इन वाइट। फाइबर्स जो होते हैं रेड मसल में वो नैरो है एंड थिन है, बट वाइट मसल्स में जो है ब्रॉड और थिक फाइबर्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया रेड मसल्स में बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं बिकॉज ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है एंड एटीपी सिंथेसाइज होता है, एटीपी रिलीज होती है, इसलिए भी ऑक्सीजन ज्यादा प्रेजेंट है। एंड व्हाइट मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं। फैटीग जो है वो रेड मसल्स में नहीं होता है, बट व्हाइट मसल्स जो है वो उनमें फैटीग कॉज होता है। एंड लास्ट वन है जो रेस्पिरेशन जो है ना वो रेड मसल्स में एरोबिक होता है एंड व्हाइट मसल्स में एनारोबिक होता है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ और लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। एंड थर्ड वन है पेक्टोरल एंड पेल्विक ग्रिडल। तो पेक्टोरल ग्रिडल को शोल्डर ग्रिडल भी बोलते हैं एंड पेल्विक ग्रिडल को हिप ग्रिडल भी बोलते हैं। देन पेक्टोरल ग्रिडल जो है उसके हर एक हाफ में 2 बोन्स होती हैं, क्लैविकल एंड स्कैपुला, एंड पेल्विक ग्रिडल में 3 बोन्स होती हैं, इस्चियम, इलियम एंड प्यूबिस। पेक्टोरल ग्रिडल फॉर्म करता है 4 लिम्ब आर्टिकुलेशन एंड पेल्विक फॉर्म करता है हाइंड लिम्ब आर्टिकुलेशन को। एंड पेक्टोरल में क्या होता है, जो ह्यूमरस का हेड है वो आर्टिकुलेट होता है ग्लेनोइड कैविटी, एंड पेल्विक में जो फीमर का हेड होता है वो आर्टिकुलेट करता है पेल्विक ग्रिडल में एसिटाबिलम से। सो ये हो गया पेक्टोरल एंड पेल्विक ग्रिडल का डिफरेंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। सो कॉलम 1 में क्या है, स्मूथ मसल है। स्मूथ मसल्स कैसे होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। देन ट्रोपोमायोसिन जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर ऑप्शंस में सबसे सुटेबल ऑप्शन होगा थिन फिलामेंट। रेड मसल्स में क्या होता है, मायोग्लोबिन, एंड स्कल में क्या होता है, जो बोन्स ज्वाइन होती हैं विद द हेल्प ऑफ सूचर्स। Now coming on to the next question, what are the different types of movement exhibited by the cells of human body? Human body कौन से 3 type of movement show करते हैं, amoeboid, muscular and ciliary, already discussed so many times. So let's come on to the 8th question. How do you distinguish between a skeletal muscle and a cardiac muscle? तो skeletal और cardiac muscle को कैसे differentiate करेंगे हम? skeletal muscles जो होते हैं वो voluntary nature के हैं, cardiac involuntary nature के हैं। देन स्केलेटल मसल्स प्राइमरी बोन से लिंक्ड होते हैं, कार्डियक मसल्स जो है ना वो हार्ट की वॉल्स में लोकेटेड होते हैं। देन स्केलेटल मसल में जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरी पे होता है, बट कार्डियक मसल्स में न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रल होता है। मसल फाइबर जो होते हैं स्केलेटल मसल्स के वो अनब्रांच्ड हैं एंड कार्डियक मसल्स में जो मसल फाइबर हैं वो ब्रांच्ड होते हैं। देन स्केलेटल मसल फाइबर जो होते हैं ना, स्केलेटल मसल्स के जो मसल फाइबर हैं वो इंटरकैलेटेड डिस्क का फॉर्मेशन नहीं शो करते हैं और प्रेजेंस भी नहीं होते इंटरकैलेटेड डिस्क, बट कार्डियक मसल्स में इंटरकैलेटेड डिस्क जो है वो प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद स्केलेटल मसल्स लोकोमोटरी एक्शंस कॉज करते हैं, बॉडी पॉस्चर मेंटेन करते हैं, बट हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो हार्ट बीट को ओरिजिनेट करते हैं एंड हार्ट का जो मोशन है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो ये हो गया स्केलेटल एंड कार्डियक मसल का डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस एंड देयर स्ट्रक्चर ऑल्सो। देन 9th क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ जॉइंट बिटवीन द फॉलोइंग। सो एटलस एंड एक्सिस के बीच में जो जॉइंट होता है वो कौन सा जॉइंट है, पाइवोट जॉइंट। कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स के बीच में, मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में होता है सैडल जॉइंट। अभी हमने यहाँ पर ना लास्ट टॉपिक में ही देखे हुए हैं, सारे जॉइंट्स यही हैं। सैडल जॉइंट कहाँ पर है, कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब, सॉरी, पाइवॉइड प्रेजेंट है एटलस एंड एक्सिस में। उसके बाद आता है क्या है, बिटवीन फेलेंजेस। तो फेलेंजेस के बीच में होता है हिंज जॉइंट। देन देयर इज फीमर एंड एसिटाबिलम जो कि पेल्विक ग्रिडल है, तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट।
देन देयर इज बिटवीन क्रैनियल बोन्स, तो यहाँ पर फाइब्रस जॉइंट है जो कि इमूवेबल जॉइंट होता है, एंड ये जो जॉइंट है क्या फॉर्म करता है, सूचर्स फॉर्म करता है, फ्लैट बोन्स ज्वाइन होती हैं। देन लास्ट वन इज बिटवीन प्यूबिक बोन्स इन द पेल्विक गिडल, तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट जो कि स्लाइटली मूवेबल जॉइंट की कैटेगरी में आते हैं। सो ये हो गए टाइप्स ऑफ जॉइंट, और इवन इसके अलावा भी जो एग्जाम्पल्स है ना वो भी आपको पता होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने एग्जाम्पल्स जो गिवन है जॉइंट के वो हमने कर लिए, क्योंकि चैप्टर्स में और भी डिफरेंट एग्जाम्पल्स मेंशन्ड है। Now the last question is fill in the blanks. First one is all mammals except a few have blank cervical vertebra. So mostly जो mammals होते हैं उन सब में ही कितने cervical vertebra हैं, 7 except few, मतलब कुछ animals जो हैं वो mammals जो हैं वो exception में आ सकते हैं। Second is the number of phalanges in each limb of human is, तो एक limb में एक hand में suppose कितने phalanges होते हैं, 14। Third is thin filament of myofibrils contain 2F actin and 2 other protein, namely so 2F actin में जो myofibrils होते हैं एक्टिन में उसमें कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। तो यहाँ पर और क्या प्रेजेंट होगा, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। देन उसके बाद आता है फोर्थ वन इज इन अ मसल फाइबर कैल्शियम आयन इज स्टोर्ड इन, तो ये आएगा यहाँ पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल में होता है ना, तो अगर वो मसल फाइबर में तो उसको नेम होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां पर की कैल्शियम स्टोर्ड होता है। देन नेक्स्ट वन इज ब्लैंक एंड ब्लैंक पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड द फ्लोटिंग रिब्स, तो फ्लोटिंग रिब्स कौन से होते हैं, लास्ट टू, तो लास्ट टू में क्या हो गया, 11 एंड 12। एंड द लास्ट वन इज द ह्यूमन क्रेनियम इज मेड अप ऑफ, ह्यूमन क्रेनियम में कितने बोन्स हैं, 8 बोन्स हैं, एंड ये किस पार्ट में आते हैं, एक्सियल बोन, एक्सियल स्केलेटन के पार्ट में आते हैं। क्लियर हुआ। सो यहाँ पर ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी एंड होते हैं। सो आई होप आपको ये जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर हमने पढ़ा समझ आया है। इनकेस अगर कहीं पर भी डाउट होता है, स्पेशली जो मैकेनिज्म पार्ट है उसको बहुत क्लियरली समझना है, एंड वहाँ पर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो अपने क्वेश्चंस। कंसेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इस चैप्टर को प्रॉपरली पढ़ना है, कंसेप्ट्स को क्लियर करना है। एंड जैसा हमने चैप्टर को स्टार्ट में बोला था कि हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ चैप्टर कंप्लीट करेंगे, सारे यहाँ पर हमने डायग्राम्स इंक्लूड किए, एंड देन क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। सो प्रॉपरली चैप्टर को पढ़ना है, एंड थैंक यू।